जी हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप लोग? जी हाँ, हम रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ रहे हैं फिलहाल। और रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज में कल हमने मीजल्स और रुबेला के बारे में पढ़ लिया था अच्छे से। और आप लोगों को पता है कि मीजल्स के बारे में भी पढ़ा था, रुबेला के बारे में भी पढ़ा था। मीजल्स पैरामिक्सो वायरस की तरफ से आरएनए वायरस से होने वाली एक रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल बीमारी है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन होता है। और ये इसका कम्युनिकेबल पीरियड 4 दिन पहले से लेके 5 दिन बाद रेसेज 7 से 9 दिन आइसोलेट रखना पड़ता है। फिर हमने बोला ये एयरबोर्न प्रिकॉशन यूज करना होता है। फिर हमने बताया इसमें मोनोसाइट सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है। फिर हमने बताया इसका सेकेंडरी अटैक रेट 80% होता है। फिर हमने बताया इसके बारे में थोड़ी सी और बातें कि इसके साइन सिम्टम 3 स्टेज में आते हैं। द नंबर 1 इज प्रोडर्मल स्टेज, मतलब रेसेस से पहले की स्टेज, मीनिंग प्री इरप्टिव स्टेज। उसको हम लोग हाईली इन्फेक्टिव स्टेज बोलते हैं। कौन सी? हाईली इन्फेक्टिव स्टेज बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। फिर आती है इन्फेक्टिव वाली कौन सी? सेकंड इरप्टिव स्टेज। फिर आती है कन्वर्जेंट स्टेज। प्रोडर्मल स्टेज सबसे ज्यादा इन्फेक्टिव होती है, जिसमें फीवर आता है, कोराइजा होता है, कफ होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है, लैक्रिमेशन होता है, नेजल डिस्चार्ज होता है, कॉप्लिक स्पॉट होता है। क्या होता है? कॉप्लिक स्पॉट होता है। फिर उसके बाद अपनी आती इरप्टिव स्टेज। रेसेज मैक्यूल पेप्यूल होते हैं, ये कान के पीछे से शुरू होते हैं और कुछ दिन बाद डिसअपियर हो जाते हैं। ये बताया। स्टिम्सन लाइन कंजक्टिवा के ऊपर आती है। उसके बाद कन्वर्जेंट स्टेज में पेशेंट को वेट लॉस हो जाता है, ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, पेशेंट धीरे धीरे तैयार हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन में ओटाइटिस मीडिया बताया, निमोनिया बताया, ये मोस्ट कॉमन है। और लिस्ट कॉमन जो सबसे खतरनाक होता है उसको एसएसपीई के नाम से जानते थे, सब एक्यूट स्क्लेरोपेनिन्सेफेलाइटिस। और कभी कभी इंसेफेलाइटिस भी हो सकता है, लेकिन लिस्ट कॉमन और मोस्ट फैटल एसएसपीई। प्रिवेंशन के लिए राइट अपर आर्म पर, कौन से? राइट अपर आर्म पर 0.5 ml स्टेराइल वाटर में डाइल्यूट करके 9 मंथ की एज पर मीजल्स की वैक्सीन लगाई जाती है। और 15 से 18 महीने से एमएमआर मीजल्स मम्स रुबेला भी लगाते हैं, जिसमें हो जाती है कवर। इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं 0.25 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से। एक कैंपेन चलाया था डब्ल्यूएचओ ने, कैच अप कीप अप क्लीन अप। कैच अप का मतलब क्या था? मरीज को 9 महीने से 14 साल तक के बच्चों को वैक्सीन देना। फिर क्या था? कीप अप क्या था? 95% बच्चों को वैक्सीनेशन देना। फॉलो अप, बार बार नए बच्चे जो पैदा हुए उनको भी वैक्सीनेशन के लिए लाना। फिर आता रुबेला। रुबेला छोटा मीजल्स है, 3 डे मीजल्स है, टोगा वायरस फैमिली का आरएनए का है। 14 से 21 दिन इंक्यूबेशन पीरियड होता है, 2 से 3 दिन होता है। इसमें कफ नहीं होता है, लिम्फेडिनोपैथी होता है और फॉर्चिमर लाइन होती है सॉफ्ट पैलेट के ऊपर। थ्रोम्बोसाइटोपुरपुरा हो सकता है। कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर 3 चीजें होती है। क्या? डीफनेस, कंजेटाइटल रेट्रैक्ट, किट्रैक्ट और पीडीए। पढ़ा था हमने तीनों, याद हो गए सबको? अब पढ़ते हैं आज चिकन पॉक्स। क्या पढ़ते हैं? चिकन पॉक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने मीजल्स पढ़ा था और मीजल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। क्या डिस्कस किया था हमने? कि मीजल्स एक वायरल बीमारी है, पैरामिक्सो वायरस से होती है, 10 से 14 दिन इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसका कम्युनिकेबल पीरियड रेसे जाने के 4 दिन पहले से लेके 5 दिन बाद तक होता है और टोटल आइसोलेशन 7 से 9 दिन का होता है। फिलहाल हम ये चीज देखते हैं कि इसमें सेकेंडरी अटैक रेट 80% होता है, मोनोसाइट अफेक्ट होती है। मीजल्स की 3 स्टेज होती है। प्रोडर्मल स्टेज जो रेसेज के पहले की स्टेज होती है, इसीलिए हम इसको प्री इरप्टिव स्टेज बोलते हैं। फिर आती ये इसको हाईली इन्फेक्टिव स्टेज बोलते हैं। सबसे ज्यादा कम्युनिकेबल इन्फेक्टिव स्टेज यही होती है। फिर आती है रेसेज वाली स्टेज जिसको इरप्टिव स्टेज बोलते हैं। और उसके बाद आता है कन्वर्जेंट स्टेज जिसको रिकवरी स्टेज बोलते हैं। प्रोडर्मल स्टेज जो कि इन्फेक्टिव स्टेज होती है सबसे ज्यादा, उसमें मरीज को फीवर आएगा, कफ आएगा, कोराइजा आएगा, कंजक्टिवाइटिस होगा, लैक्रिमेशन होगा, नेजल डिस्चार्ज होगा, कॉप्लिक स्पॉट आएगा ओरल म्यूकोसा में, L1 लोअर मोलार टीथ के सामने। और फिर आएगा आपका
इरिप्टिव स्टेज जिसके अंदर कान के पीछे पहला रेसेज आएगा, मैक्यूल बनेंगे और सिर्फ पेप्यूल तक ही मामला जमेगा, उसके बाद वेसिकल, पेस्ट्यूल और कुछ नहीं बनेगा। मैक्यूल पेप्यूल के बाद में रेसेज डिसअपीयर हो जाएंगे, कंजक्टिवा के ऊपर स्टिम्सन लाइन बनेगी और उसके बाद हम लोग पढ़ते थे कि इसके कन्वर्जेंट स्टेज में मरीज वापस रिकवरी करेगा, जैसे वेट लॉस हो गया था उसका, ग्रोथ फेलियर हो गई थी, और कॉम्प्लिकेशन में हम न्यूमोनिया और ओटाइटिस मीडिया पढ़ा था जो मोस्ट कॉमन होता है, और हमने पढ़ा था कि एक और होता है जो लिस्ट कॉमन बट वेरी फेटल, दैट्स कॉल्ड सब एक्यूट स्क्लेरोपेनिसेफेलाइटिस पढ़ा था। प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन पढ़ा, राइट अपवाम पे 0.5 ml सबक्यूटेनियस रूट से हम लोग देते हैं 9 मंथ के ऊपर, 15 से 18 महीने पर MMR वापस देते हैं। और उसके बाद पढ़ा था इम्यूनोग्लोबुलिन 0.5 ml 25 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से। एक WHO ने कैंपेन चलाया था, उसका नाम क्या था? कैच अप कीप अप फॉलो अप। कैच अप का मतलब 9 मंथ से 14 साल तक के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना, कीप अप का मतलब 95% बच्चों को जोड़ना, फॉलो अप का मतलब इसके बाद जो बच्चे जन्म लिए हैं उसको भी लाना। फिर आता है रूबेला जो कि टोगा वायरस फैमिली का है, 14 से 21 दिन जिसका इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इसमें कफ नहीं होता, बाकी मीजल्स वाले साइन है। पहला रेसेज फेस के ऊपर आता है, इसका कॉम्प्लिकेशन जो मेन होता है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होता है। अगर मदर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रूबेला इन्फेक्शन हुआ तो बेबी को लाइफ टाइम परमानेंट कंजेनाइटल टेराटोजेनिक इन्फेक्शन हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते थे? इसको हम लोग कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, जिसमें सेंसोरी न्यूरिंग हियरिंग लॉस, कंजेनाइटल कैटरैक्ट, कंजेनाइटल एसाइनोटिक हार्ट डिजीज जिसका नाम है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस हो जाता है। और क्या साइन आते हैं इसमें? फॉर्चिमर साइन आती है जो कि ऊपर वाले सॉफ्ट पैलेट के ऊपर देखने को मिलती है। रूबेला की वैक्सीन 15 से 18 महीने तक लगती है। रूबेला फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाए तो सबसे खतरनाक है मदर के लिए। अगर आपके सामने एक वैक्सीन है, 3 जने अवेलेबल है, तो मदर को प्रायोरिटी देना है। जो 15 से 49 साल की एलिजिबल कपल या रिप्रोडक्टिव चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी की फीमेल होती है उसको वैक्सीन पहले लगानी है, बच्चे को बाद में लगानी है। क्योंकि अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई बिना वैक्सीन के, तो अगर फीमेल को प्रेग्नेंट का इन्फेक्शन हो गया रूबेला का तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स एक वायरल बीमारी है, अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। जी हाँ, चिकन पॉक्स, फटाफट आ जाओ इधर। चिकन पॉक्स में क्या पढ़ लेते हैं हम लोग? चलो, देखो, एक होता है चिकन पॉक्स, एक होता है स्मॉल पॉक्स। पहले आपको दोनों के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। मैं चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों साथ में पढ़ाऊंगा। मैं चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों साथ में पढ़ाऊंगा आपको। थैंक यू प्रगति। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों ही साथ में पढ़ाया जाएगा आपको। और पहला साथ में इसलिए पढ़ाया जाएगा कि चिकन पॉक्स, देखो एक बात सुनो मेरी, हाँ, रोजाना ऐसे रिवीजन फास्ट हो जाएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा। चिकन पॉक्स थोड़ा सा हल्का इन्फेक्शन है, ये सीवियर है, ये ठीक सर होता है, ये भयंकर होता है। इसमें क्या होता है, मरीज की जान नहीं जाती, इसमें जान चली जाती है। ये अभी तक चल रहा है, ये खत्म हो गया है। ये बहुत ज्यादा मोर्टालिटी वाला था, ये इन्फेक्टिव ज्यादा है लेकिन मोर्टालिटी कम है इसमें। अब मैं बताऊंगा आपको, अब मैं आपको समझाऊंगा कि चिकन पॉक्स होता है वो कम खतरनाक है कंपेयर टू स्मॉल पॉक्स। तो पहले मैं थोड़ा सा चिकन पॉक्स के बारे में बता दूं, फिर उसके बाद मैं आपको स्मॉल पॉक्स के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा? स्मॉल पॉक्स के बारे में बताऊंगा। फिर दोनों को कंपेरेटिव पढ़ेंगे, फिर दोनों का मैनेजमेंट पढ़ेंगे, और आपको यह भी बताएंगे कि स्मॉल पॉक्स खत्म हो चुका है इस दुनिया से, ऐसा क्या रीजन है, ये चिकन पॉक्स अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ। एक एक बात बताता हूं कि चिकन पॉक्स में स्किन के ऊपर रेसेज आते हैं, स्मॉल पॉक्स में भी रेसेज आते हैं। इसमें रेसेज अलग होंगे, इसमें रेसेज अलग होंगे। एक एक बात सुनना, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा यहां से। अगर आपने मन लगा के सुना, कोई नहीं रोक सकता, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, प्लीज। और अगर आपने ध्यान नहीं लगाया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, और अगर गलत हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सोच लो आप, कौन हो सकता है इसका जिम्मेदार? मैं तो नहीं हो सकता, इसके जिम्मेदार आप होगे, फिर मुझे नहीं पता। सुन लो, तो चिकन पॉक्स क्या है? चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट देखो, एक होता है वेरिसेला जोस्टर, मैं नाम लिखता हूं दोनों, एक होता है वेरिसेला जोस्टर, एक होता है वेरियोला। मैं दोनों साथ साथ में बताता रहूंगा, लिखवाऊंगा बाद में।
जोस्टर जिंदा है, जोस्टर जिंदा है, वेरियोला चला गया। जोस्टर मीन्स जिंदा, मतलब चिकन पॉक्स अभी तक, चिकन पॉक्स अभी तक हमारे सामने अवेलेबल है, मौजूद है, सामने दिख रहा है। चिकन पॉक्स बहुत ज्यादा जिंदा है, इसका वायरस अभी हमें किसी को हो सकता है। आपने देखा होगा, आपको भी कभी हुआ होगा, आपकी स्किन के ऊपर कोई निशान पड़े होंगे, आपके छोटे भाई बहन को हुआ होगा, आपको भी कभी हुआ होगा। तो ये चिकन पॉक्स हुआ है। स्मॉल पॉक्स 8 मई 1980 के बाद इस दुनिया में कोई केस नहीं है। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स खत्म हो चुका है। सुनो, ये खत्म नहीं हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ है। तो इसका वायरस वेरिसेला जोस्टर वायरस है, याद रखना। जोस्टर जिंदा है मतलब चिकन पॉक्स, जिसका दूसरा नाम होता है वीच हेड वायरस या ह्यूमन अल्फा हर्पीज वायरस टाइप 3। हर्पीज का टाइप 3 होता है, वो भी चिकन पॉक्स करता है, जिसको हम रीएक्टिवेशन ऑफ द चिकन पॉक्स बोलेंगे। किसी की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होती है, एक बार मीजल्स, रूबेला, चिकन पॉक्स, मम्स, ऐसी बीमारियां एक बार किसी को हो जाए तो वापस नहीं होती है। लेकिन चिकन पॉक्स भी नहीं होता वापस सेम पर्सन को, लेकिन कभी कभी बहुत रेयर केस में वापस हो सकता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन में। किसमें? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन में वापस हो सकता है, हो सकता है। तो ह्यूमन हर्पीज वायरस इंक्यूबेशन पीरियड याद करो, मैंने क्या बताया था? मैंने कहा स्मॉल पॉक्स और मीजल्स 14 या 14 से कम है, चिकन पॉक्स और रुबेला 14 से ज्यादा है एवरेज। तो इसका एवरेज कितना है? 15। याद कैसे करोगे? 10 से 21, 31/2 करोगे तो भी 15 आंसर आएगा। रेंज एवरेज पूछे तो भी आपको बताना है 15 दिन। इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन से 1 दिन ज्यादा होता है। और क्या पढ़ोगे? ये इतना याद रखना, देखो सवाल इंपॉर्टेंट है। वेरिसेला जोस्टर चिकन पॉक्स का कॉज है। ये कौन सा वायरस है ये तो आपको पता चल गया। इसको ह्यूमन अल्फा हर्पीज वायरस 3 बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन से ज्यादा होता है, बस एवरेज 14 दिन से ज्यादा होता है। रुबेला का भी 14 से ज्यादा होता था कि नहीं होता था? बताओ ना जल्दी, आपको बोलना भी है साथ में। जब मैं पूछूं तब आपको बोलना है, नहीं पूछे तो मत बोला करो, आपकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये लिख लिया आपने। अब नेक्स्ट, कम्युनिकेबल पीरियड, ये क्या लिख रखा है? 1 to 2 डे बिफोर द ऑनसेट ऑफ 6 डे आफ्टर द फर्स्ट क्रॉप। देखो चिकन पॉक्स के रेसेज आए, इसकी पहला रेसेज आया स्किन पे, मान लो ये यहीं पे आया, चेस्ट पे आ गया, ट्रंक पे आ गया। इसके 2 दिन पहले से 6 दिन बाद, मान लो ये 20 जनवरी है, तो किसी को 20 जनवरी को पहला रेसेज आया, तो कम्युनिकेबल पीरियड कब है? मरीज चिकन पॉक्स किसी दूसरे को कब दे सकता है? 2 दिन पहले, 18 जनवरी से 26 जनवरी। तो मरीज को कितने दिन आइसोलेट रखना है? 8 दिन। कितने दिन? 8 दिन। लेकिन 8 दिन कैसे रखोगे आप? आपको रेसेज आने के बाद पता चलेगा कि मेरे को चिकन पॉक्स हुआ है। 2 दिन पहले आप क्या पता कैसे कर लोगे? आप क्या बहुत बड़े ज्ञानी हो क्या? नहीं। तो सवाल कैसे आएगा कि रेसेज आने के कितने दिन बाद मरीज को आइसोलेट रखना है? 6 दिन। रेसेज आने के, क्रॉप आने के 6 दिन बाद। लेकिन कम्युनिकेबल पीरियड पूछे तो आपको बताना है रेसेज से 2 दिन पहले से 6 दिन बाद। कम्युनिकेबल पीरियड तो इतना ही रहेगा, हमें पता चले या नहीं चले वो तो इतना ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं हो सकता। हम पता नहीं चले तो हम क्या करें? नहीं चलता कई बार पता, हमें इस बस की बात नहीं है, हमारे नहीं चले तो नहीं चले। लेकिन आपको कितना आइसोलेट रखना है? रेसे जाने के 6 दिन बाद, टोटल 8 दिन, टोटल 8 डेज, आइसोलेट 8 डेज। लेकिन 8 डेज ऑप्शन में नहीं होगा कि सर रेसे जाने के कितना दिन बाद मरीज को आइसोलेट रखना? 6 डेज। कितना दिन? 6 डेज। तो क्या एक मरीज को चिकन पॉक्स होता है कि दूसरे को फैल जाएगा? जी हाँ, फैल जाएगा। घर में एक बंटी को चिकन पॉक्स हुआ, वो बबली को दे देगा। चुन्नू को हुआ, वो मुन्नू को दे देगा। वो किसी एक, जैसे पीपी सर बता दे, चंपा देवी को हुआ तो वो चंपा लाल को दे देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि रेसे जाने के 2 दिन पहले, रेसे जाने के 2 दिन पहले इसका इन्फेक्ट कम्युनिकेबल पीरियड शुरू हो जाता है। तो वो 2 दिन में जिसके साथ खेला है, जिसके साथ घुमा है, जिसके टॉवेल शेयर किया है,
जिसका कपड़े शेयर किया है, जिसका बिस्तर शेयर किया है, उसको दे दिया, क्योंकि चिकन पॉक्स एयरबोर्न भी तो है, एयरबोर्न भी तो है ना। मानते हो इस बात को? मानते हो कि नहीं मानते हो? सर मानते हैं। चलो ये बात याद रह जाएगी आपको। मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट, किसी का रेसे डायरेक्ट रेसे से रेसे टकराएगा तो हो सकता है एयरबोर्न ड्रॉपलेट, एयरबोर्न है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट खांसी से कफ से हो सकता है। मेनली बच्चों में ही होता है, लेकिन ये किसी में भी हो सकता है। अच्छा, प्रगति का बेबी बहुत चिढ़ता है चुन्नू मुन्नू नाम से। कोई बात नहीं, अब चुन्नू मुन्नू उसका नाम तो है नहीं, क्या कर सकते हैं, चिढ़ता है तो चिढ़ता है, हम क्या करें बताओ। बच्चे को बोलो आपका नाम रख दे। रेसेज का मतलब स्किन के ऊपर चकते, स्किन के ऊपर निशान होते हैं, उसको बोलते हैं रेसेज, है ना। तो ये बनाज, कैसे बदमाश बच्चे हो तुम। हो गया, समझ आ गया? आगे बढ़ूं अब? इतना समझ आ गया? किसी को एक ही लाइन का डाउट नहीं है? डाउट नहीं है किसी को? प्लीज बताइए। सीजन, रेस्पिरेटरी कोई भी इन्फेक्शन। आपको खांसी कब होती है? सर्दी में, गर्मियों में? जुकाम कब होता है? सर्दियों में, गर्मियों में? निमोनिया कब होता है? सर्दियों में, गर्मियों में? कॉमन कोल्ड कब होता है? सर्दियों में या गर्मियों में? तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कब होगा? सर्दियों में या गर्मियों में? क्या बोलते हैं उसको? गरीबों में तो होता ही है, गर्मियों में भी होता है। इसरत को वायरलेस थप्पड़ चाहिए, ऐसे जहां से पड़ेगी जोर से, भरोसे रहेगा। इस हाथ से पड़ेगी। अब स्मॉल पॉक्स, अब मैं थोड़ा स्मॉल पॉक्स के बारे में पढ़ाता हूं, फिर वापस दोनों को कंपेरेटिव पढ़ेंगे अपन। सुनो, स्मॉल पॉक्स का कॉज क्या है? वेरियोला वायरस। सुनना मेरी बात, स्मॉल पॉक्स का कॉज होता है वेरियोला वायरस। क्या होता है? वेरियोला वायरस होता है। सुनो प्लीज, खुशबू सुनो इधर। वेरियोला वायरस, उसका क्या था? जोस्टर वायरस, उसका नाम जोस्टर, वेरियोला जोस्टर। ये सवाल बन गया, ये क्वेश्चन बन गया। चलो क्वेश्चन लिखो भाई, CHO। ये हमारे दुनिया से जा चुका है, पूरे होल वर्ल्ड से जा चुका है, होल वर्ल्ड से, ग्लोबली। होल वर्ल्ड का मतलब होता है ग्लोबल। मैंने आपको इरिडिकेशन पढ़ाया था, याद करो। डिजीज कंट्रोल में 3 चीजें बताई: डिजीज कंट्रोल, डिजीज एलिमिनेशन, डिजीज इरिडिकेशन। इरिडिकेशन को बोला इट इज ए ग्लोबल टर्म, एलिमिनेशन को बोला इट इज ए जनरल टर्म। बोला था ना? बोला कि नहीं बोला? क्लियर नहीं दिख रहा है इनको? अरे दिख जाएगा, एक आधा अक्षर रेड कलर का आ जाए ना, तो लाल कलर देख के घबराया मत करो। लाल कलर खतरे की निशानी नहीं होता, लाल कलर अच्छा भी होता है। लाल कलर देख के मत घबराया करो, कभी कभी आ जाता है लाल कलर, तो ऐसे आप बेवकूफों जैसी हरकत मत किया करो। अच्छे बच्चे हो ना सभी, है ना। इरिडिकेट, अब देखो मैं 3 वर्ड बताता हूं, मैं 3 लाइनें लिखता हूं। 1977 अप्रैल इन इंडिया। अब मैं 3 लाइनें आपके सामने लिखता हूं, देखो क्या क्या लिखूं, क्या लाइन लिखूंगा। 75, 277। आपको 4 लाइनें इसमें याद रखनी पड़ेगी। ये ऐसे आपको अच्छे से याद हो जाएगा बस। ये दोनों इंडिया से रिलेटेड है, ये दोनों वर्ल्ड से रिलेटेड है। सर ये याद नहीं होता हमें, सर याद नहीं होता। लास्ट केस इन इंडिया, इंडिया फ्री। लास्ट केस इन वर्ल्ड, वर्ल्ड फ्री। लास्ट केस इंडिया में कहां पर? बिहार में। इंडिया कब फ्री? 77 में। लास्ट केस इन वर्ल्ड कब? सोमालिया। कहां पर? सोमालिया। सोमालिया मतलब कहां पर? अफ्रीका। कौन फ्री? पूरा वर्ल्ड फ्री। तो इसका मतलब भारत कब फ्री हुआ? 1977 में। वर्ल्ड कब फ्री हुआ? 8 मई 1980 को। यह याद करना पड़ेगा। लास्ट केस इंडिया 24 मई 1975। तो लिखो भाई, सबसे पहले लिखो 24/5/1975 लास्ट केस इंडिया बिहार। फिर लिखो इंडिया फ्री कब हुआ? अप्रैल
1977 इंडिया फ्री, इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया हम फ्री। फिर आता है लास्ट केस वर्ल्ड, फिर वापस लिखो 26/10/1977 लास्ट केस अफ्रीका। कहां पर? अफ्रीका में क्या? सोमालिया नाम की जगह पर। ये हो गया 26 अक्टूबर 1977। फिर आओ 8 मई 1980, देखो 1/75, 2/77, 1/80 वर्ल्ड फ्री। किसने डिक्लेयर किया? WHO ने डिक्लेयर किया कि आज के बाद स्मॉल पॉक्स का कोई भी केस नहीं मिलेगा। ये हो गया स्मॉल पॉक्स। अब मैं पढ़ाता हूं स्मॉल पॉक्स क्या होता है। स्मॉल पॉक्स इरिडिकेट हो गया, बताओ चिकन पॉक्स इरिडिकेट नहीं हुआ, स्मॉल पॉक्स इरिडिकेट क्यों हो गया? मेरा सवाल आपसे ये है, स्मॉल पॉक्स इरिडिकेट हो चुका है, चिकन पॉक्स इरिडिकेट नहीं हुआ। व्हाई? दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। व्हाई? क्यों नहीं हुआ? चिकन पॉक्स इरिडिकेशन नहीं हुआ, स्मॉल पॉक्स हो गया। बताइए ऐसा क्या हुआ? कौन बता सकता है मुझे? सुनो, सुन लिया? आपने सुन लिया? मैंने सुन लिया। अब देखो नेक्स्ट, अब मैं बताता हूं कि स्मॉल पॉक्स इरिडिकेट क्यों हो गया। स्मॉल पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 17 दिन, कम्युनिकेबल वही जो चिकन पॉक्स का, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से फैल रहा था। इसका मैंने बताया मीजल्स और स्मॉल पॉक्स 14 दिन से कम, तो ये आ गया 14 दिन से कम मीजल्स और स्मॉल पॉक्स। आया समझ में? समझे क्या? जी सर समझ गए। आगे बढ़े। अब मैं आपको बहुत ज्ञान की बातें बता रहा हूं जो बहुत काम आएगी आपके। जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। आज मतलब आपने पहले क्या पढ़ाई किया हमें नहीं पता, हम नहीं जानते कि आपने क्या पढ़ा, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि हमारे यहाँ से पढ़ने के बाद कोई भी सब्जेक्ट आपको अपनी लाइफ में इतना प्राउड होगा कि हम बहुत लकी है कि हमने यहाँ सारा कंटेंट पढ़ लिया। आपने, मुझे ऐसा लगता है कि आप ये मौका चूकिएगा मत, क्योंकि जिंदगी में एक बार मौका मिलेगा अच्छी चीजें पढ़ने का, बार बार आप पढ़ नहीं पाओगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, आप और चीजों के लिए अकाउंटेबल हो जाओगे, परिवार वाले आपको वक्त नहीं देंगे, आपके पास टाइम नहीं होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, फिर आपकी और ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ेगी, आपको जॉब करनी पड़ेगी, आपके पास टाइम नहीं होगा, पैसे इतने नहीं होंगे कि आप टाइम खर्च करके पढ़ो। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब आपको मौका मिला है तो क्यों न उसको पूरा भुना लिया जाए। क्यों न चाशनी में एक होती है ना, एक जलेबी, नाम देखा आपने जलेबी, तो क्यों न जलेबी में, जलेबी की तरह इसमें उलझ ही गए हो तो क्यों न इसकी चाशनी में डूबकर इसकी मिठास का आनंद लिया जाए। अब बार बार कोसते रहेंगे जलेबी गोल है, जलेबी अच्छी नहीं है, तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब बताओ एपिडेमियोलॉजिकल रीजन, क्या रीजन है, क्या ऐसा रीजन है जिससे कि स्मॉल पॉक्स इरिडिकेट हो गया, चिकन पॉक्स नहीं हुआ? क्या रीजन हो सकता है? देखो अपन बात करते हैं, बात करें। पहली बात, स्मॉल पॉक्स का कोई एनिमल रिजर्वर नहीं था। अब देखो कोई इंसान रिजर्वर हो तो हम क्या कर सकते हैं, इंसानों को तो वैक्सीन लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? जी सर लगा सकते हैं। तो स्मॉल पॉक्स का कोई न कोई एनिमल रिजर्वर नहीं था, इसका मतलब सारे रिजर्वर कौन थे? ह्यूमन ही थे, और ह्यूमन को हमने वैक्सीन लगा दी। और वैक्सीन कब आई? इरिडिकेट हुआ 8 मई 1980 को, और वैक्सीन आ गई 1798, 180 साल पहले। इरिडिकेट होने के 180 साल पहले एक पर्सन था जिसका नाम था एडवर्ड जेनर, जिसने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दे दी थी। एक तो रीजन आ गई कि वैक्सीन 180 साल पहले आ गई, दूसरा रीजन कि एनिमल रिजर्वर नहीं था, बंदे ही रिजर्वर थे, तो बंदों को वैक्सीन लगा दी सबको। दूसरा
कैरियर स्टेज नहीं होती। जो मरीज होता है उसमें साइन सिम्टम आते ही आते। बाई चांस अगर कोई है, ऐसा होता ही नहीं था, सीवियर फैटेलिटी थी, सीवियर सिम्टम्स आते थे। ऐसा नहीं है कि किसी को स्मॉल पॉक्स हो गया और सिम्टम्स नहीं आएंगे, ऐसा बहुत रेयर केस, बहुत रेयर। और अगर केस आएंगे तो हम देख लेंगे तो मरीज को आइसोलेट कर देंगे। चैट बंद है। हाँ, तीसरी बात, इसका और क्या रीजन हो सकता है? इन्फेक्शन प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। एक बार किसी को हो गया तो फिर वापस नहीं हो सकता इन्फेक्शन। एक बार किसी को इन्फेक्शन हो गया तो वापस होने के चांसेस नहीं है, वापस होने के चांसेस नहीं है। इसका मतलब कोई पर्सन को एक बार हो गया फिर घबराने की जरूरत का, फिर घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं घबराना, फिर तो अच्छे से रहना ही है, फिर क्यों घबराएं। फिर उसके बाद केस डिटेक्शन सिंपल ड्यू टू रेस, इजीली पता चल जाता है ये स्मॉल पॉक्स है। इसका मतलब डायग्नोस इजी तो ट्रीटमेंट इजी। और एक बार हो गया, कैरियर स्टेज नहीं है, एनिमल रिजर्वर नहीं है, इसका मतलब पकड़ में आ रहा है। सब क्लिनिकल केस होते ही नहीं थे, अगर एक आधा कोई है तो वो ट्रांसमिट नहीं करता था, इसका मतलब फैलने का चांस नहीं। हाईली इफेक्टिव वैक्सीन आ गई थी 180 साल पहले। अगर वैक्सीन, इसीलिए ये सवाल कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट द एपिडेमियोलॉजिकल रीजन द बेसिस फॉर स्मॉल पॉक्स इरिडिकेशन एक्सेप्ट। 3 ऑप्शन, इनमें से कोई होगा, एक कोई और दे देगा कि एनिमल रिजर्वर इज प्रेजेंट। इनमें से 3 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन कोई दूसरा होगा जो इनमें से नहीं होगा। क्या सब क्लिनिकल केस ट्रांसफर करता था इन्फेक्शन, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि एनिमल रिजर्वर था, मतलब क्या रीजन था कि स्मॉल पॉक्स इरिडिकेट हो गया एक्सेप्ट बताना। तो आप बता दोगे एनिमल रिजर्वर नहीं था, एक तो ये प्लस पॉइंट। वैक्सीन आ गई 180 साल पहले, ये प्लस पॉइंट। कैरियर स्टेज होती नहीं थी, जिसको है केस उसको बीमारी होती थी। चौथा, सब क्लिनिकल होते ही नहीं थे, अगर कोई है तो वो डिजीज ट्रांसमिट नहीं करता बाई चांस। और रेसेज से पता, रेसेज इतने खतरनाक होते, इतने लंबे लंबे रेसेज होते, मैं बताऊंगा इतने लंबे रेसेज होते माय डियर, इतने लंबे रेसेज होते थे। अब इतने लंबे किसी के ऊपर रेसेज होंगे तो आप सोचो कैसे होंगे, मैं बताऊंगा अभी आपको थोड़ी देर बाद। स्मॉल पॉक्स के रेसेज दूर से पता चल जाता है इसको स्मॉल पॉक्स हो गया। अब आओ साइन सिम्टम, अब पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक तरफ लिखो, आप ऐसी टेबल बनाओ, एक तरफ लिखोगे स्मॉल पॉक्स, एक तरफ लिखोगे चिकन पॉक्स, ऊपर हेडिंग लगाओगे डिफरेंस बिटवीन चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में डिफरेंस 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट है ये, दूसरा पॉइंट है ये, तीसरा पॉइंट है ये तीसरा पॉइंट है, इसमें ये सारे पॉइंट है। समझ आई बात? तो आपको क्या समझना है कि स्मॉल पॉक्स इधर लिखना है, चिकन पॉक्स इधर लिखना है। माइंड में एक चीज सेव करो, एक चीज माइंड में सेव करो कि स्मॉल पॉक्स खतरनाक, चिकन पॉक्स कम खतरनाक। सेव करो एक बात, जल्दी से एक बात सेव करो कि स्मॉल पॉक्स खतरनाक है, चिकन पॉक्स खतरनाक नहीं है। जल्दी सेव करो बात, माइंड में सेव किया। स्मॉल पॉक्स में जान जा सकती है, ये सेव करो, चिकन पॉक्स में नहीं जा सकती। फिर सेव करो, स्मॉल पॉक्स में रेसेज होते हैं बहुत बॉडी में, डीप का मतलब होता है अम्लाइकेटेड, गहरे, मल्टीलोब्यूलर। लेकिन चिकन पॉक्स में रेसेज स्किन के ऊपर, जैसे सर्दी का मौसम होता है, आपकी कार बाहर रखी हुई है, कार के ऊपर आपने रात को देखा, सुबह आके देखा तो छोटी छोटी ओस की बूंदें पड़ी रहती है। आपने सर्दी के मौसम में पेड़ पौधे देखे, पेड़ पौधे के ऊपर छोटे छोटे ड्यू ड्रॉप लगी होती है। तो चिकन पॉक्स के रेसेज स्किन के ऊपर होते हैं, गहरे नहीं होते। स्मॉल पॉक्स के रेसेज इतने बड़े होते हैं, अम्लाइकेटेड, डीप सीटेड। और इतना बाहर निकालोगे तो बॉडी डैमेज होगी कि नहीं होगी? बॉडी डैमेज होगी। ये भी समझ आ गया आपको? अब और क्या बताएं? स्मॉल पॉक्स में रेसेज एक बार आ गए तो वापस चेंज वेंज कुछ नहीं, आ गए। चिकन पॉक्स में रेसेज एक साथ नहीं आते, ये बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है। चिकन पॉक्स में रेसेज एक साथ नहीं आएंगे, एक आज आएगा, एक कल आएगा, एक परसों आएगा, एक पहले दिन आएगा, एक उसके बाद आएगा। तो जो रेसेज आ जाएगा
वो आज से मान लो 5 दिन रहता है बॉडी पे, मान लो, तो वो 5 दिन बाद प्रिपेयर होगा, तैयार होगा। जो कल आएगा वो उसके 1 दिन बाद होगा, जो परसों आएगा वो उसके 1 दिन बाद होगा, जो अगले दिन आएगा वो उसके 1 दिन बाद होगा। मतलब चिकन पॉक्स में रेसेज एक साथ नहीं आते। और एक दिन ऐसा आता है जिसमें कोई रेसेज आज आया हुआ है, कोई कल आया हुआ है, कोई परसों आया हुआ है, कोई आज तैयार होने वाला है। मतलब एक ही समय में सारे रेसेज की फीचर पाए जाते हैं। एक ही टाइम में रेसेज की सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर चिकन पॉक्स में पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? प्लियोमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? प्लियोमॉर्फिज्म। चलो, तो पहला कॉज, इसका कॉज है वेरियोला वायरस, इसका वेरिसेला जोस्टर पढ़ लिया। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 17 दिन, इसका 7 से 21 दिन पढ़ लिया। मैंने क्या बताया? सेव करो। ये है खतरनाक, ये है कम खतरनाक, ये सेव कर लिया। इसमें हाई खतरनाक है तो हाई ग्रेड फीवर आएगा, इसमें लो ग्रेड फीवर आएगा। सेव करो। इसमें सीवियर हेडेक हो, बैक एक दोनों में ही है तो याद मत करो। इसमें सीवियर हेडेक होगा, इसमें सीवियर हेडेक नहीं होगा। इसमें इतना फीवर आएगा, इतना हाई ग्रेड आएगा, इतना हेडेक होगा कि सीजर आ सकता है, सीजर आ सकता है। इसमें सीजर नहीं आएगा, सिर्फ बेचैनी होगी। क्या होगी? बेचैनी होगी। ये बात समझ में आ गई आपके? अच्छे से समझ में आ गई ये बात? क्या क्या समझे? 7 से 17 दिन, 7 से 21, सीवियर, हाई ग्रेड फीवर। इसमें हाई ग्रेड नहीं होता। क्या समझे? स्मॉल पॉक्स खतरनाक होता है, बस स्मॉल पॉक्स खतरनाक होता है, बस इतना ध्यान रखना है। इतना हो गया क्लियर? किसी को डाउट नहीं है इसमें? अब देखो एक बात बताऊं आपको और बढ़िया, ये इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, एक मरीज को सीजर आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। इसके बाद ये मैं पॉइंट याद रखना आप, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा। अब आगे पॉइंट चेंज नहीं करोगे, पॉइंट यही रहेगा। प्रोडर्मल स्टेज, रेसेज आने के पहले की स्टेज है, अभी तक रेसेज नहीं आया स्किन के ऊपर, जिसको बोलते हैं प्रोडर्मल स्टेज। अब देखो नेक्स्ट, अब आते हैं इरप्टिव स्टेज। अब लिखो 4 नंबर पॉइंट। कौन सा पॉइंट लिखोगे? 4 नंबर पॉइंट, ये है 4 नंबर। अब आगे रेसेज। इरप्टिव स्टेज का मतलब क्या आ चुके हैं? रेसेज। अब कैसे आते हैं अपन देखते हैं, रेसेज कैसे आ रहे हैं। देखें, पहला रेसेज फेस के ऊपर आता है, इसमें पहला ट्रंक के ऊपर आता है। ये सवाल बन गया। अब एक बात बताऊं, बहुत काम की बात बताऊं आपको, जो आपको सुनोगे तो आपको याद आ जाएगी। एक बहुत ही काम की बात है, और वो काम की बात ये है कि मरीज, आपने जॉइंटिस पढ़ा, न्यूबॉर्न जॉइंटिस पढ़ा आपने। न्यूबॉर्न जॉइंटिस में एक बात सीखी आपने कि एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, एक होता है पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। होता है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस 24 घंटे के बाद में होता है, 24 घंटे के बाद होता है। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस 24 घंटे से पहले होता है, 24 घंटे से पहले। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस का मतलब क्या है? इतना खतरनाक जॉइंटिस, इतना खतरनाक जॉइंटिस कि पेशेंट के पाम और सोल अफेक्ट हो जाए। क्या अफेक्ट हो जाए? पाम एंड सोल, मतलब जॉइंटिस पेरीफेरी में भी पहुंच जाए, मतलब वो खतरनाक है। 20 mg/dl को क्रॉस करके, ऐसे ही इसको याद रखना है। अगर रेसेज पाम और सोल को भी अफेक्ट करने लग जाए तो समझ जाना स्मॉल पॉक्स है, समझ जाना वो खतरनाक है, समझ जाना वो डेंजरस है, वो चिकन पॉक्स नहीं है। चिकन पॉक्स में रेसेज कभी पाम और सोल पे नहीं आते, पाम पे नहीं आते और सोल पे नहीं आएंगे। याद रहना पड़ेगा ये बात, पाम और सोल के ऊपर नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात, इसमें पाम और सोल अफेक्टेड, इसमें नॉट अफेक्टेड, ये याद रख लोगे। इसमें एक्जिला अफेक्टेड नहीं है, इसमें एक्जिला अफेक्टेड है। क्यों? क्योंकि इसमें पाम और सोल अफेक्टेड है तो एक्जिला इतना ज्यादा प्रायोरिटी को ध्यान नहीं देता, इसमें पेरी पेरी पहुंच गए तो इसमें एक्जिला अफेक्टेड हो सकती है। सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन, ये है फेस, फिर पूरी बॉडी में जा रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल। इसमें ट्रंक पे ही है, सिर्फ बॉडी के सेंट्रल पार्ट पे, इसलिए नाम दे दिया सेंट्रीपिटल। बॉडी के सेंट्रल पार्ट पे, ट्रंक पे है, पाम सोल पे नहीं जा रहे, इसलिए नाम दे दिया सेंट्रीपिटल।
जो बॉडी के सेंट्रल पार्ट पे रहते हैं उसको सेंट्रीपिटल पिटल बोलते हैं, जो इधर उधर फैलते रहते हैं उसको सेंट्रीफ्यूगल नाम से जान दिया। चलो ये कर दिया। अब देखो ये मेरा हाथ है, अगर मैं ऐसे करूंगा इसको बोलूंगा फ्लेक्शन सरफेस, और पीछे वाली को बोलूंगा एक्सटेंशन सरफेस। जो सीधी होती है उसको एक्सटेंशन बोलेंगे, जो घूमती है जॉइंट का एंगल कम होता है उसको फ्लेक्शन बोलेंगे। ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, ऐसे ही बोलते हैं। एक को होता है एक्सटेंशन, एक को फ्लेक्शन। स्मॉल पॉक्स के रेसेज होते हैं इधर एक्सटेंसर सरफेस पे ज्यादा होते हैं, जबकि चिकन पॉक्स के रेसेज फ्लेक्शन सरफेस पे ज्यादा होते हैं। किसके ऊपर ज्यादा होते हैं? फ्लेक्सर सरफेस पे ज्यादा होते हैं। ये दोनों याद रखना पड़ेगा, एक्सटेंसर सरफेस स्मॉल पॉक्स, फ्लेक्सर सरफेस चिकन पॉक्स। अब आता है रेसेज का बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर। मैंने बताया स्मॉल पॉक्स के रेसेज इतने लंबे होते हैं, डीप होते हैं, मल्टी लोक्यूलर, मल्टी लोब होती है, डीप सीटेड, गहरे, मल्टी लोक्यूलर। आप घर में अपने दादा दादी को पूछना, अपने दादाजी को या दादी को या नानी को या अपने ताऊ जी को या पापा को पूछना आप कि एक ऐसी कुछ बीमारी आई थी क्या पहले जिसमें इतने बड़े बड़े रेशेज आते थे धागे जैसे, पूछना, वो यही है, डीप सीटेड, इतने गहरे गहरे रेसेज। इंसान एकदम मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा हाई थी इसमें। मल्टीलोक्यूलर और अम्बलाइकेटेड का मतलब होता है जो गहरे होते हैं, ऐसे लंबे लंबे होते हैं, उसको अम्बलाइकेटेड बोलते हैं। इसमें सुपरफिशियल होंगे, आप मैं बताऊंगा कैसे। सुपरफिशियल, स्किन के ऊपर, अंदर कुछ नहीं है, बस छोटा सा घाव बनता है, ऊपर ऊपर आते हैं, सबको हो रखा होगा, देखा होगा। यूनिलोक्यूलर है, ये क्या होते हैं? ये अम्बलाइकेटेड होते हैं, ये नॉट अम्बलाइकेटेड होते हैं। अब इसके आगे लाइन लिखनी है, ये तो पूरा हो गया, इसकी लाइन बाकी रह गई, इसकी लाइन बाकी रह गई, हम लिखते हैं इसकी लाइन बाकी रह गई वो। अब इधर देखो, ये 4 नंबर पॉइंट ही चलेगा। ड्यू ड्रॉप मतलब अम्बलाइकेटेड नहीं है, कैसे होते हैं? अम्बलाइकेटेड नॉट, इधर लिख देना अम्बलाइकेटेड नॉट, यहां लिख रखा देखो, ये आपको दिख नहीं रहा, नॉट अम्बलाइकेटेड, ये नीचे है। अब इधर आओ, इसके रेसेज ड्यू ड्रॉप का मतलब क्या होता है? मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, जो गाड़ी का अपना पहिया होता है, गाड़ी का कांच होता है, पेड़ पौधे का पत्ता होता है, फ्लावर होता है, उसके ऊपर सर्दियों के मौसम में पानी लग जाता है। क्या वो पानी गहरा होता है? नहीं, उसके एक हाथ लगाओ पानी बिखर जाता है, ऐसे एक हाथ लगाओ पानी बिखर जाता है, बिखर जाता है कि नहीं? तो ये सुपरफिशियल होते हैं, जिसको ड्यू ड्रॉप, रोज पेटल मतलब ऊपर ऊपर वाले होते हैं, उसको रोज पेटल बोलते हैं। ये खत्म, फिर आता है नेक्स्ट, इसमें ही ओनली वन स्टेज ऑफ रेस में बी सीन एट वन टाइम। एक समय में रेसेज की एक ही स्टेज पाई जाती है, दो नहीं पाई जाती, तीन। कैसे? अगर बॉडी पे इस समय रेसेज आए तो सारे मैक्यूल है, मतलब एक साथ रेसेज आते हैं पूरी बॉडी में। अगर पूरी बॉडी में मान लो 4 रेसेज आए तो चारों ही एक साथ आएंगे, चारों ही एक साथ आएंगे। ऐसा नहीं है एक आ जाएगा, एक कल आएगा, एक परसों आएगा, ऐसा स्मॉल पॉक्स में नहीं होता। बहुत खतरनाक रेसेज आते हैं, लेकिन चारों ही अभी आते हैं, चारों ही एक साथ आते हैं। 10 आ गए तो भी साथ, एक आया तो भी साथ, रेसेज एक साथ आते हैं। एक समय में रेसेज की एक ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाई जाती है, ये स्मॉल पॉक्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। चिकन पॉक्स में एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। ये सवाल आएगा, प्लियोमॉर्फिज्म किसका साइन है? चिकन पॉक्स का साइन है। किसका साइन है? चिकन पॉक्स। क्या होता है प्लियोमॉर्फिज्म? इसको मैं समझाना पड़ेगा आपको, आपको एक बार में समझ ही नहीं आएगा कि प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है। प्लियोफॉर्मिज्म का मतलब होता है, सुनिए एक मेरी बात, प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब होता है, एक जैसे क्लास लगी, एक एग्जांपल सुनो। रेसेज में क्या होता है? पहले मैक्यूल बनता है, फिर पेप्यूल बनता है, फिर वेसिकस बनता है, फिर पस बनता है, फिर स्कार्फ बन जाता है, फिर स्कार बन जाता है। ये ऐसी स्टेज होती है। मान लो क्लास है, एक का नाम है मुकेश, एक का नाम है पप्पू, एक का नाम है विष्णु, एक का नाम है प्रिक्सा, एक का नाम है सुनील, एक का नाम है संजना। ये 10 बजे आती है और सबको बोल दिया 5 घंटे की क्लास है। ये 11 बजे आती है, ये 12 बजे आती है, ये 1 बजे आएगी, ये 2 बजे आएगी, ये 3 बजे आएगी। अब सोचो एक बात, अगर पूछ ले कि 10 बजे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं तो एक ही हुआ,
लेकिन 3 बजे सब है। लेकिन जो 10 बजे आया उसके तो 5 घंटे पूरे हो रहे, 1 2 3 4 5, तो इसके तो रेसेज पूरा, इसके तो क्लास पूरी होने का टाइम हो गया मुकेश का तो, लेकिन इसका तो क्लास शुरू हुई है। तो कुछ रेसेज आज अभी आए, कुछ खत्म होने वाले हैं, कुछ बीच में चल रहे हैं, कुछ एकदम सही होने वाले हैं। एक ही समय में रेसेज की मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाई जाती है, उसको प्लियोमॉर्फिज्म बोलते। क्या वो इस टर्म का नाम है, ये एक टर्मिनोलॉजी है। एक ही समय में रेसेज की मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पाई जाती है, उसको प्लियोमॉर्फिज्म बोलते हैं, और वो चिकन पॉक्स में पाई जाती है। वो क्या पाई जाती है, चिकन पॉक्स में। हाँ, यहाँ से कमेंट नहीं दिख रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो रहा है जो कमेंट नहीं सीन हो पा रहे हैं। कोई ना, आपकी क्लास सही तरीके से डाल दी जाएगी ऐप में। तो कई बार क्या होता है, दिख नहीं पाता है कमेंट। अब इसको यहाँ रख दो, आप सामने पड़ा रहेगा बस। अब आपके कमेंट, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू की वजह से कमेंट दिख नहीं पा रहे मुझे, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से सुन पा रहा हूँ। मैं आप क्या बोलना चाह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको सुनना है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको सुनना है। तो आपकी कुछ, अरे कमेंट इसके अंदर आ नहीं रहे हैं तो इससे आप घबराए नहीं, कमेंट नहीं आ रहे हैं। समझ में आई बात? कुछ लोग बोल रहे रिकॉर्डेड क्लास चलाई जा रही, बेवकूफ, और रिकॉर्डेड क्लास नहीं चला रही है। क्लास आप रेस्पॉन्स, इसके अंदर कमेंट नहीं आ रहे हैं इसलिए आपको लगता है कि रिकॉर्डेड क्लास चला रही है। रिकॉर्डेड नहीं चल रही है। आपको कुछ देखो, मैंने मोबाइल में कमेंट देख के मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये रिकॉर्डेड लग रही है आपको? अकल के अंधों। अब मैं बता रहा हूँ, ये देखो रेखा दैया बोल रही है, खुशबू कुछ बोल रही है, बोल रही है सर आप दिख रहे हो पर आप, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है एक्चुअली। हाँ ठीक है, तो आपके कई बार कमेंट्स, आपके कमेंट शो नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन घबराए नहीं, ये सही हो जाएगा इश्यू, ये इश्यू आपका सॉल्व हो जाएगा जल्दी। कमेंट शो नहीं मिलेगी, मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि रिकॉर्डेड क्लास चला रहे हैं। मैंने मोबाइल में जाके देखा, आप बोले सर ये रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड नहीं चल रही है। आप मेरे सामने देखो, आप मैं सामने बात कर रहा हूँ आपसे। अभी किसी लोग कमेंट कर रहे थे, मेरे को लाके बताया सर वो बोल रिकॉर्डेड। टेक्निकल इश्यू की वजह से कमेंट आपके मेरे पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन मोबाइल में कमेंट आ रहे हैं, इसमें नहीं आ रहे हैं अपने पीसी सेट में। तो आप घबराए नहीं प्लीज, रिकॉर्डेड नहीं है क्लास ना। चलो इधर आगे बढ़ो, इधर आओ। ये समझ में आ गया आपको? अब रेसेज की कंडीशन समझ में आ गई, प्लियोमॉर्फिज्म। डिफरेंट डिफरेंट स्टेज ऑफ रेसेज पाए जाते एक सिंगल टाइम में, एक सिंगल टाइम में डिफरेंट रेसेज पाए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये रेसेज आए मेरे, जैसे मान लो ये चिक के ऊपर रेसेज हुआ, मान लो ये ट्रंक के ऊपर रेसेज हुआ, कहीं पर भी रेसेज हुआ, इसके चारों तरफ रेडनेस वगैरह नहीं दिखती, इसमें नो एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन। इसके अंदर वेसिकल्स के चारों तरफ इन्फ्लामेशन के साइन दिखते हैं। और जितनी बार भी रेसेज बनेंगे, मैंने क्या बताया, कोई आज बनेगा, कोई कल बनेगा, कोई परसों बनेगा, कोई अगले दिन बनेगा, बनता रहेगा, इसमें बनता ही रहेगा। और अगर बनता रहेगा तो इश्यू होगा, इश्यू होगा कि नहीं होगा? इश्यू होगा। और अगर इश्यू होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं होगी? तो इसमें क्या होता है, हर बार रेसेज कुछ न कुछ बनते रहते हैं। इसमें बहुत जल्दी रेसेज सही हो जाते हैं, इसमें एवोल्यूशन धीरे धीरे होता है। क्यों धीरे सही हो जाते हैं जल्दी? क्योंकि इसमें रेसेज को वापस प्रिपेयर करना होता है। अब इसमें क्या होगा, अब देखो नेक्स्ट, स्मॉल पॉक्स में फीवर कब आता है? प्री इरप्टिव स्टेज में, क्योंकि ये भयंकर खतरनाक बीमारी है, सीवियर डिजीज है। इसमें हर एक क्रॉप के साथ में, हर एक क्रॉप के साथ में फीवर आता है, हर एक क्रॉप। मतलब क्या हुआ, क्रॉप का मीनिंग क्या हुआ, रेसेज की हर एक क्रॉप के साथ में फीवर आता है। जितनी बार भी नया रेसेज आएगा, मरीज को फीवर, मैलेज, बेचैनी, माइल्ड हेडेक, ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब मैं एक दो वर्ड में बताऊं, सिंपल भाषा में समझाऊं। चिकन पॉक्स माइल्ड टू मॉडरेट प्रॉब्लम है, स्मॉल पॉक्स खतरनाक प्रॉब्लम थी। ये वेरियोला था, ये वेरिसेला जोस्टर था।
इसका इंक्यूबेशन पीरियड ज्यादा था, इसका कम था। मेन रेसेज के बारे में ध्यान रखना है। इसमें बहुत डीप, अम्बलाइकेटेड, गहरे, मल्टीलोब्यूलर, इसमें सुपरफिशियल ड्यू ड्रॉप, और जो ड्यू ड्रॉप होंगे वो एक आज आएगा, एक कल आएगा, एक परसों आएगा, एक अगले दिन आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्लियोमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? प्लियोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो चलो, ये हो गया अपना स्मॉल पॉक्स, कॉम्प्लिकेशन ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स एक बार किसी को हो जाए तो वापिस नहीं होता, लेकिन कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन है बाई चांस, कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन है, कौन सा पर्सन है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा पुअर है, जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा पुअर है, वो पर्सन है, अगर उसको वापिस हो सकता है, उसको वापिस चिकन पॉक्स हो सकता है, उसको बोलते हैं सिंगल्स। क्या बोलेंगे अपन? सिंगल्स, कॉज्ड बाय रीएक्टिवेशन ऑफ द वायरस, कॉज्ड बाय रीएक्टिवेशन ऑफ द वायरस। ये समझ आ गया आपको? अब एक प्रॉब्लम होती है रेज सिंड्रोम। रेज सिंड्रोम सिर्फ चिकन पॉक्स से रिलेटेड नहीं है, रेज सिंड्रोम बहुत सारी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, बहुत सारी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। जैसे पेशेंट को कोई भी वायरल प्रॉब्लम है, पेशेंट को कोई भी वायरल प्रॉब्लम है, कोई भी वायरल, और उसके साथ पेशेंट ने एस्पिरिन ले ली, तो मरीज को एक प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको बोलते हैं रेज सिंड्रोम। क्या होती है? रेज सिंड्रोम। रेज सिंड्रोम क्या है? कोई वायरल प्रॉब्लम में एस्पिरिन लेने पर, तो ये चिकन पॉक्स क्या है? वायरल डिजीज है, और मरीज ने, डॉक्टर ने पेशेंट को अगर एस्पिरिन दे दिया तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसको बोलेंगे रेज सिंड्रोम। तो रेज सिंड्रोम का रिस्क फैक्टर क्या है? वायरल डिजीज प्लस एस्पिरिन इनटेक। तो मरीज को चिकन पॉक्स में कभी भी एस्पिरिन नहीं देना है, फीवर के लिए हमेशा पीसीएम देना है। क्या देना है? पीसीएम ही देना है, पैरासीटामोल ही देना है, और कुछ भी ऐसी चीजें नहीं देना है। ठीक है बात? हो गया? ये समझ में आ गया? बच्चों में न्यूमोनिया हो सकता है, ठीक है। अब मैं कमेंट आपके मोबाइल में देख पा रहा हूं, है ना? मैं मोबाइल में देख देख से आपसे बात कर रहा हूं। अब देखो सर, मेरा तो ओपन नहीं हो रहा है, कुछ लोग, पूर्णिमा साहू बोल रही है गाइस लाइव क्लास को रीस्टार्ट करना। अरे तुम अकल के अंधों, एक दिन थोड़ा बहुत कमेंट सीन नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत वन वे हो गया, हम बंद कमरे में बड़े खड़े होके पढ़ा रहे हैं, उतना आपको टेंशन नहीं हो रहा। एक दिन हमारी बातें आप तक क्या नहीं पहुंच रही है? तुम लोग क्या क्या बातें कर रहे हो बेवकूफों? कुछ बोल रहे सर रिकॉर्डेड क्लास चला रहे हो, कुछ बोल रहे सर आप तो पुरानी क्लास चला रहे हो, ये पूर्णिमा साहू तो बहुत ज्यादा ही कमेंट। सर कमेंट दिखाने स्टार्ट हुए क्या? अरे नहीं हुए, मैं साइड में मोबाइल देख देख के बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, अब आपको पता चल गया ना कि रिकॉर्डेड नहीं है। हाँ, संध्या वाल्मीकि बोल रही है कि प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है। सुनो, प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है? प्लियोमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या होता है? एक साथ, एक साथ, साइमल्टेनियस, लगातार रेसेज की मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, रेसेज की मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लियोमॉर्फिज्म बोलते हैं। कैसे? कोई आज, कोई कल। अब देखो आपको समझ में आना शुरू हुआ है, हमने एडजस्ट किया बड़ी मुश्किल से। आप थैंक यू नहीं बोल पाओगे, थैंक यू नहीं बोल पाओगे, ठीक है? चलो आगे बढ़े अब लोग। सीवीएस इन प्रेगनेंसी, सीवीएस की फुल फॉर्म बताओ? कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम। कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम, अगर मदर को प्रेगनेंसी में चिकन पॉक्स हुआ तो बेबी को कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम, बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वेरिसेला क्या है? एक वायरस है, और वायरस प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, और प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाएगा तो हमें दिक्कत होगी। होगी कि नहीं होगी? सर होगी, पक्की दिक्कत होगी सर। तो चलो, मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं बड़ी मुश्किल से।
अब स्टूडेंट अश्विनी बोल रही है सर स्टार्टिंग से रिपीट करो, क्यों जरूरी है स्टार्टिंग से रिपीट करो, पहले ही तो पढ़ा रहा था अपन। क्या मेरी क्लास नहीं पहुंच पा रही थी जो मैं 1 मिनट में बता देता हूं आपको, पहले कुछ इश्यू था तो मैं 1 मिनट में सॉल्व कर देता हूं। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों एक जैसी बीमारियां हैं, लेकिन स्मॉल पॉक्स इरिडिकेट क्यों हो गया? क्योंकि इसका एक एनिमल रिजर्वर नहीं था, दूसरा इसकी वैक्सीन थी बहुत हाईली इन्फेक्टिव जो कि 180 साल पहले आ गई थी इरिडिकेशन से, तीसरा ये इसमें केस होते थे वो सीवियर होते थे तो पकड़ में आ गए, इसका कोई कैरियर नहीं होता था जो छुप के बैठा रह सके, इसीलिए ये इरिडिकेट हो गया। अब चिकन पॉक्स में क्या होता है, माइल्ड केस होते हैं, हल्के में ले लेते हैं, कम्युनिकेबल रेट ज्यादा होती है, इन्फेक्टिव ज्यादा होता है, इसमें जितना रेसे जाता है उतना इन्फ्लामेशन बढ़ता जाता है, और माइल्ड प्रॉब्लम है तो लोगों इतना अवेयरनेस भी नहीं है। स्मॉल पॉक्स के प्रति लोगों का अवेयरनेस बढ़ गया था क्योंकि जान जाती थी, तो लोगों ने इसको क्या कर दिया, रिलैक्स कर दिया। अब रेसेज चिकन पॉक्स मैंने बता दिया, मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बोला था, तुम लोग अकल के अंधे हो गए हो पता नहीं क्यों। मैंने बोला चिकन पॉक्स को हल्का मानना, स्मॉल पॉक्स को भारी मानना, मन में सेव करो, माइंड में सेव करो, चिकन पॉक्स माइल्ड टू मॉडरेट, स्मॉल पॉक्स खतरनाक, माइंड में सेव कर लो, एक ही बात सेव कर लो। आपने अगर सेव कर ली तो पूरी डिजीज ओके, अगर आपने सेव नहीं करी तो खतरनाक। चिकन पॉक्स में रेसेज ऊपर ऊपर रहते हैं, ड्यू ड्रॉप रहते हैं, स्मॉल पॉक्स में डीप रहते हैं, ये समझ आ गया था। चिकन पॉक्स में प्लियोमॉर्फिज्म पाया जाता है, प्लियो मतलब मल्टीपल, मॉर्फिज्म मतलब कैरेक्टरिस्टिक। चिकन पॉक्स में रेसेज एक साथ एक ही दिन में, कोई आज आया हुआ है, कोई कल आया हुआ है, कोई परसों का है, कोई पहले दिन का है, एक ही दिन में रेसेज की सारी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्लियोमॉर्फिज्म। हाँ प्रगति बोल रही, मैंने भी बोला सर रिकॉर्डेड वीडियो चल रही थी, आप ऐसे ही बोलोगे और क्या बोलोगे, ऐसे ही बोल सकते हो। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन में रिस्क ज्यादा रहती है, हो जाता है ये। अब आता है वैक्सीन। चिकन पॉक्स की वैक्सीन क्या होती है, 0.5 ml सबक्यूटेनियस 12 से 18 महीने की एज पे लगा जाते हैं। और अगर ये तो हो गया प्रिवेंशन, डिजीज क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन 72 आवर ऑफ एक्सपोजर 72 घंटे के अंदर अंदर देना है। केजी के हिसाब से दोगे तो 12.5 यूनिट पर केजी ऑफ बॉडी वेट इम्यूनोग्लोबुलिन दोगे, मैक्सिमम 50 के हिसाब से दे सकते हो, मतलब 625 यूनिट से ज्यादा नहीं दे सकते। आईएम रूट से दिया जाएगा, मैक्सिमम 625 दे सकते हो आप, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हो, बिल्कुल नहीं, नो। हो गया क्लियर? अब आते हैं इसके एयरबोर्न प्रिकॉशन लेना है, मैंने कल बताया था। इसकी एंटीसाइकोटिक जो ड्रग, इसका जो एंटीडोट होती है, एंटीवायरल, देखो मैंने बताया ये चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स से क्या हो सकता है, सिगेल्स, मतलब हर्पीज हो सकता है, क्योंकि ये चिकन पॉक्स का कॉज क्या था, ह्यूमन एल्फा हर्पीज वायरस टाइप 3। तो हर्पीज की ड्रग ऑफ चॉइस होती है एसाइक्लोविर, हर्पीज सिंप्लेक्स की ड्रग ऑफ चॉइस होती है एसाइक्लोविर, तो इसकी भी क्या होगी, एसाइक्लोविर होगी। इसमें भी क्या देंगे, चिकन पॉक्स में भी हम लोग एसाइक्लोविर देंगे, एस्प्रिन नहीं देंगे, बस ध्यान रखना रेस सिंड्रोम हो जाता है। कुछ लोग बोलेंगे रेस सिंड्रोम क्या होता है, मुझे नहीं पता, आपको एक ही ध्यान रखना है, रेस सिंड्रोम क्या होता है, वायरल इलनेस प्लस एस्प्रिन दोनों मिलके हिपेटो इंसेफेलोपैथी, लीवर और ब्रेन, हिपेटो इंसेफेलोपैथी। डायग्नोसिस कैसे करोगे, लीवर बायोप्सी, फीवर आ जाए तो क्या दोगे, रेस सिंड्रोम में पीसीएम देना है, ड्रग ऑफ चॉइस पूछ ले तो पीसीएम। रेस सिंड्रोम लीवर खराब हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर में चले जाते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट, ब्रेन भी खराब हो जाता है, उसको बोलते हैं रेस सिंड्रोम। वायरल इलनेस में एस्प्रिन देने से होता है, ठीक है। महिमा बोली सर मेरे कमेंट नहीं देखते, बेवकूफ, इधर ध्यान दो, कमेंट देखें आपके। जो भी प्रॉब्लम है, नोजिया है तो नोजिया का ट्रीटमेंट, वॉमिटिंग है तो वॉमिटिंग का ट्रीटमेंट, जो भी है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट शुड बी गिवन, वो देना है।
अब आता है मम्स, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ मम्स। चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे मम्स। क्या लगाओगे? मम्स। चलो समझ में आया? नेक्स्ट हेडिंग लगाओ मम्स। क्या हेडिंग लगाओगे? मम्स। व्हाट इज मम्स? बताओ जल्दी, मम्स क्या होता है? आप लोगों को कभी मम्स हुआ है? नहीं हुआ सर, मम्स हुआ ही नहीं है सर। मम्स का मतलब होता है गला सूज जाना। आप जब छोटे बच्चे थे तब यहाँ ऐसे गले सूज जाते थे, फिर आपको ऐसे ऐसे निगलने में तकलीफ होती थी, आप निगल नहीं पाते थे, फिर आपकी मम्मी बोलती थी ये क्या हो गया, फिर मम्मी यहाँ चत्तियाँ चेपती थी। यू नो अबाउट चत्ती? ऐसी एक आती थी जिसके ऊपर ऐसे चेपते थे ताकि स्वेलिंग बढ़ नहीं जाए। ऐसा आपने कभी देखा है क्या पहले अपनी लाइफ में? जब आप छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे और यहाँ पे चत्तियाँ चेपते थे। याद आया कुछ? याद आया कि नहीं आया? हाँ याद आया ना, वो है ये मम्स। अब यहाँ पे सिलेवरी ग्लैंड होती है, सुनो पहले, यहाँ पर सिलेवरी ग्लैंड होती है, पहले आप समझेंगे अच्छे से। सिलेवरी ग्लैंड होती है 3, एक होती है पैरोटिड, एक होती है सबलिंगुअल, एक होती है सबमैंडिबुलर। कौन सी? सबमैंडिबुलर। पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर, 3 प्रकार की ग्लैंड होती है। ये सबसे बड़ी होती है, 3 पेयर होती है। कितनी पेयर होती है? 3 पेयर, 1 2 3 पेयर में। तो मम्स क्या है? पैरोटिड ग्लैंड के वायरल इन्फेक्शन को मम्स बोलते हैं। यहाँ पे ग्लैंड होती है, उसका वायरल इन्फेक्शन, ये भी अफेक्ट हो सकता है, लेकिन पूछ ले तो मेनली कौन सी ग्लैंड अफेक्ट होती है, आप बोलोगे ये। क्या बोलोगे? पैरोटिड ग्लैंड अफेक्ट होती है मेनली, उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? मम्स बोलेंगे। अब ये अफेक्ट होगी, इसकी स्वेलिंग होगी, चबाने में दिक्कत होगी, मैस्टिकेट करोगे तो दिक्कत होगी, चेविंग करोगे तो दिक्कत होगी, गर्म ठंडा जाएगा तो दिक्कत होगी, ईयर में एक होगा क्योंकि इसकी लोकेशन भी यहाँ होती है। क्या समझे आप? आपको एक चीज समझ आ गई? ठीक है। नेक्स्ट बात, कॉजेटिव एजेंट, आरएनए रूबेला, जिसका रूब्यूला, मैंने मम्स का दूसरा नाम क्या बताया था? रूब्यूला बोलते हैं मम्स को। मिक्सोवायरस पैरोटिडाइटिस, वायरस का नाम क्या है? मिक्सोवायरस पैरोटिडाइटिस। एक ये याद रखोगे इसका वायरस। दूसरा क्या है इसका? इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन से ज्यादा। एवरेज पूछेगा आपको 18 दिन याद रखना है, एकदम एग्जैक्ट पूछे तो 18 दिन, 14 दिन से 21 दिन के बीच में ये हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, स्नीजिंग, कफिंग। अब आपको याद करवाते हैं कैसे। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद पर्सन, इतना लिखो फिर मैं समझाता हूँ, अच्छे से समझाते हैं अपन। हाँ मारवाड़ी में कंदमूर बोलते हैं। इतना हो गया आपका? हो गया? इतना हो गया तो फिर हम आगे बढ़े। चलो अब एक बात सुनो, अब ध्यान देना। कफ आएगा, यहाँ पेन होगा, ड्रॉपलेट से फैलेगा, तो रूट कौन सा हुआ? नेजो रेस्पिरेटरी रूट हुआ। मोस्टली बच्चों में हो सकती है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन विंटर में होता है, याद रखना ही नहीं, इसमें से तीनों ही आपको याद नहीं रखना है। अब यहां से कुछ आता है अपना इंपॉर्टेंट वर्ड, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, और एक होता है पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी। पहली बात तो दोनों लगभग सेम होते हैं। कम्युनिकेबल का मतलब है पूरा पीरियड, इन्फेक्टिविटी का मतलब है मैक्सिमम जहां पे कम्युनिकेबल होने वाले पीरियड को इन्फेक्टिविटी बोलते हैं। मतलब क्या हुआ? पूरा कम्युनिकेबल तो हो सकता है 15 दिन, उनमें से मैक्सिमम ज्यादा कब होता है? 1-2 दिन ही होगा कोई न कोई पीक पे, जैसे कोई इन्फेक्शन बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है 1 तारीख से 15 तारीख, तो पीक पे कब है कम्युनिकेबल? मान लो 12 से 14। तो ये हो गया, ये तो हो गया पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी।
जब कोई पर्सन मैक्सिमम देता है, ये हो गया टोटल कम्युनिकेबल पीरियड। अब सुनो एक बात, अब इधर ध्यान दो। एक बंदा है जिसका नाम है बंटी, ये खेल रहा है चुन्नू के साथ, चुन्नू के साथ, मुन्नू के साथ खेल रहा है, बबली के साथ भी खेल रहा है, ये चार है। एक दिन क्या हुआ, बंटी के गले में ऐसे स्वेलिंग हो गई भयंकर। तो बंटी की मम्मी आई, अरे मेरे बंटी को क्या हो गया, मेरे बंटी को क्या हो गया, मेरे बंटी को क्या हो गया। बंटी को पकड़ के लेके गई और बंटी को भयंकर हो रखी स्वेलिंग। बंटी को क्या हो रखी, स्वेलिंग हो रखी। बंटी को क्या हो गया, मम्स, बंटी को मम्स हो गया। अब बंटी को मम्स हुआ, लेकिन बंटी पहले कहाँ खेल रहा था, बबली के साथ खेल रहा, चुन्नू के साथ खेल रहा, इस मुन्नू के साथ खेल रहा, कभी साइकिल चला रहे, कभी बाईसाइकिल, कभी खिलौनों के साथ, कभी कुछ खेल रहे। अब मेरे को बात बताओ, इसका कम्युनिकेबल पीरियड है, सिम्टम आने के 4 से 6 दिन पहले ही शुरू हो जाता है और सिम्टम आने के 1 वीक बाद तक चलता है। मान लो इसको बंटी की मम्मी 20 जनवरी को लेके जाती है अपने घर कि अब तू बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन इसका कम्युनिकेबल पीरियड तो कब स्टार्ट हो गया, 20 जनवरी को सिम्टम्स आए, 4 दिन से 6 दिन पहले इसका कम्युनिकेबल पीरियड हो गया 14 से 16 के बीच में। तो ये 4 से 5 दिन जिन जिन के साथ रहा है, जिनके सामने जाके खांसी किया है, जिनके सामने जाके कफ किया होगा, स्नीजिंग किया होगा, उनके साथ खेला होगा, उसको तो इन्फेक्शन दे दिया। अब ये मम्मी 20 तारीख को अपने घर में ले जाके इसको बंद अलग रखती है, तू अलग रह, तेरे को ये हो गया, ये हो गया, किसी दूसरों को दे देगा इन्फेक्शन, लेकिन इसका कम्युनिकेबल पीरियड पहले स्टार्ट हो चुका है। तो 3 दिन बाद बबली की मम्मी आई कि अरे सुनो बंटी की मम्मी कि हाँ, कि आपके बंटी को जो ऐसा हुआ था ना गले में ऐसे स्वेलिंग, मेरी बबली को भी ऐसे हो गया। उसके 2 दिन बाद ये आई, चुन्नू की मम्मी आई, अरे सुनो बंटी जी की मम्मी क्या हुआ, मेरे बच्चे को भी ये हो गया। फिर आए मुन्नू के पापा, मुन्नू के पापा आके बोले चुन्नू को भी वही हुआ, बंटी को भी वही हुआ, बबली को भी वही हुआ, मेरे बेटे को भी ये कैसे हो गया। तो जब आपने नोटिस किया होगा कि कम्युनिटी में एक जने को ऐसी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो मीजल्स है, चाहे वो चिकन पॉक्स है, चाहे वो मम्स है, वो दूसरों को भी होता है, क्योंकि इसका कम्युनिकेबल पीरियड पहले ही स्टार्ट हो जाता, हमें पता चलने से पहले ही। हमें पता कब चलेगा, जब सिम्टम्स आएगा। सिम्टम आने से, जो मीजल्स भी क्या था 4 दिन पहले, ये भी 4 दिन पहले, सिम्टम आने से 4 दिन पहले ही इसका शुरू हो जाता है कम्युनिकेबल पीरियड। अब बेचारे सबको हो गया, सबको हो गया। ये प्रगति को भी ऐसे लग रहा है, प्रगति मैम को लग रहा है कि ओ माय गॉड ऐसे कैसे हो गया। प्रगति मैम बोल रही सर मेरे बेबी को गुस्सा आ जाएगा, फिर कोई और नाम ले लो। अच्छा अच्छा जी, क्या नाम रख ले। और ये समझ आ गया कम्युनिकेबल पीरियड कि सिम्टम्स आने के 4 दिन पहले से सिम्टम आने के 6 दिन बाद तक होता है कम्युनिकेबल पीरियड। कोई डाउट नहीं है, किसी को भी डाउट नहीं है, इजी समझ में आ गया है। चलो आगे बढ़े। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी मैक्सिमम जस्ट बिफोर पेरियड स्वेलिंग ऑफ द ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग। देखो ये है, मान लो 20 जनवरी को चुन्नू की मम्मी को पता चला, इंक्यूबेशन पीरियड ये क्या बोलते हैं इसको, कम्युनिकेबल पीरियड है 14 से 16 जनवरी से 1 वीक का मतलब 27 जनवरी, मतलब 14 से लेके 27 जनवरी। लेकिन इसमें मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी कब है, मान लो स्वेलिंग आई है 22 जनवरी को भयंकर, उससे लगभग बिफोर 1 से 2 दिन पहले। तो ये पीरियड को बोलेंगे मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी पीरियड। ऐसा पीरियड जिसमें कम्युनिकेबल पीरियड पीक पे होता है, जिसमें इन्फेक्शन ज्यादा फैलने के चांसेस रहते हैं, उसको पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी बोलेंगे। टोटल पीरियड जिसमें इन्फेक्शन फैला सकता है कोई पर्सन, उसको पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी बोलेंगे। ये समझ में आ गया दोनों बातें। अरे दोनों बातें समझ में आई कि नहीं आई। सोनू मोनू नाम रख लीजिए सर। लो पूर्णिमा को भी मन में ख्याल आया कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बीच बीच में किधर जाता है बेवकूफों, बीच बीच में तुम्हारा ख्याल किधर जाता है। डन, ये समझ आ गया दोनों, ये दोनों समझ आ गया। बिफोर स्वेलिंग, अप्पू पप्पू गप्पू टप्पू लिखो जल्दी,
सेकेंडरी अटैक रेट 86% है इसका। कितना परसेंट है? 86। 80 देखो, एक होता है अटैक रेट, आपको पता होना चाहिए क्या होता है। एक होता है सेकेंडरी अटैक रेट। एक वर्ड लिखा था मैंने, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। तीनों वर्ड देखना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, क्या बोलेंगे उसको? लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। तीनों में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल अलग ही है। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी का मतलब किसी को एक बार बीमारी होगी, बार बार नहीं होगी। मेरे को एक बार मम्स हो गया, मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया तो वापस नहीं होगा, इसका मतलब मेरे को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो गई है, मेरी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो गई है। तो अटैक रेट क्या हुआ? मेरे को जो पहली बार हो रही है वो अटैक रेट है। अब मेरे होने की वजह से मैं कितने जनों को दे रहा हूं वो सेकेंडरी अटैक रेट है। मैं कितना परसेंटेज दूसरे लोगों को, मेरे को वापस नहीं होगी, दैट्स कॉल्ड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। लेकिन मैं कितनों को दे रहा हूं उसको बोलते हैं सार। तो मैंने बताया मीजल्स का 80%, चिकन पॉक्स का 90%, मम्स का 86%। मम्स मेरे को हो गया तो वापस नहीं होगा, मीजल्स एक बार मेरे को हो गया तो वापस नहीं होगा। लेकिन जब मेरे को मीजल्स होगा तो उस दौरान, उस कम्युनिकेबल पीरियड में एयरबोर्न होने की वजह से मैं कितने लोगों को दे सकता हूं, वो होता है सेकेंडरी अटैक रेट। दूसरों को इन्फेक्शन देना, सेकेंडरी केस बनाने को सेकेंडरी अटैक रेट बोलते हैं। हाउ मेनी केस टू बी डेवलप फ्रॉम द कॉन्टैक्ट ऑफ द प्राइमरी केस, that rate is known as the secondary attack rate and the person is known as the secondary person, secondary disease, secondary case. राधिका बोल रही है सर एक बार है ना सेकेंडरी इन्फेक्टिविटी पीरियड और कम्युनिकेबिलिटी पीरियड को समझा दो। कम्युनिकेबल का मतलब पूरा पीरियड जिसमें कोई इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्टिविटी का मतलब जहां पर मैक्सिमम चांस रहते हो। अब कोई पर्सन एक दिन से लेके 20 दिन तक हॉस्पिटल में रह रहा है, एक दो दिन ऐसा जिसमें वो पीक पे इन्फेक्शन फैला रहा है, इसका मतलब उसको बोल देंगे मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी वाला पीरियड। ठीक है, बात पल्ले पड़ी। अब लिखो साइन सिम्टम्स। फीवर आएगा, कोई बताने की जरूरत नहीं, बेचैनी होगी, स्वेलिंग, भयंकर कान में दर्द होगा। अब सुनना मेरी बात, सवाल क्या बनेंगे? फेशियल मसल्स का स्टिफनेस होगा, एसटीआई, पैरोटिड ग्लैंड अफेक्ट होगी, और कभी कभी स्वेलिंग दूसरों में भी जा सकती है। लाल लाल हो जाता है, यहाँ भयंकर लाल हो जाता है। देखा आपने लाल होते हुए? सर यहाँ बहुत ज्यादा लाल हो जाता है, बहुत भयंकर लाल हो जाता है। स्वेलिंग ऑफ द सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड में भी आ जाती है। मेनली कहाँ आती है? पैरोटिड। मेनली कहाँ आती है? पैरोटिड। कभी कभी दूसरी दोनों में भी आ सकती है। नेक्स्ट देखो, कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? किसी पेशेंट को मम्स है, चाइल्ड में अलग कॉम्प्लिकेशन होगा। मम्स क्या बीमारी? वायरल है, बैक्टीरियल है? वायरल है। क्या बीमारी है? वायरल है। चाइल्ड में अलग कॉम्प्लिकेशन होगा, एडोलेसेंट में अलग कॉम्प्लिकेशन होगा। याद रखना, याद कर लो अभी, एडोलेसेंट या प्यूबर्टी, इसमें अलग होगा। मम्स क्या है? वायरल। तो जो मेनिंजाइटिस हो जाती है वायरल, उसको क्या बोलते हैं? एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। तो लिख दो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। चिल्ड्रन की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? मम्स में चिल्ड्रन को क्या हो जाता है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, उसको बोलते हैं एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। लेकिन एडोलेसेंट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मेल में टेस्टिस का इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसका कॉम्प्लिकेशन है, जिसको बोलते हैं ऑर्काइटिस। फीमेल में ओवेरी का इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं ऊफ्राइटिस, मतलब गोनाड का इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ द गोनाड्स।
गोनेट्स का मतलब होता है जो रिप्रोडक्टिव सेल है, वो प्रोड्यूस करने वाला जो ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं गोनेट्स। मेल में गोनेट्स होता है टेस्टिस, फीमेल में होता है ओवेरी। तो सुनो, एडोलेसेंट और प्यूबर्टी में कॉम्प्लिकेशन होगा ऑर्काइटिस, इसमें होगा ऊपराइटिस। सवाल कैसे आएगा आप सुन लो, अच्छे से सुन लो। सवाल कैसे आएगा कि बताओ कौन से इन्फेक्शन के बाद में स्टरलिटी या इनफर्टिलिटी हो सकती है? आप बोलोगे मम्स के बाद हो सकती है। लेकिन बच्चों में कॉम्प्लिकेशन क्या है, इन्फेंट या चिल्ड्रन? आप बोलोगे मेनिंजोइंसेफेलाइटिस। कौन सा? एसेप्टिक। एसेप्टिक का मतलब वायरल, क्योंकि मम्स खुद है वायरल डिजीज है, मम्स खुद वायरल बीमारी है। फीमेल एडोलेसेंट, क्या लिखोगे? फीमेल एडोलेसेंट। अब मैं वापस बता देता हूं कम्युनिकेबल पीरियड और इन्फेक्टिविटी वाला। आप फिर बोलोगे सर इसका जवाब नहीं दिया मेरे को, सर ये राधिका को तो बहुत ही डाउट है, बैंकर ही डाउट है, डाउट ही डाउट है राधिका को। ये समझो फिर मैं बता देता हूं। अब तो कुछ बोल जाओ बेवकूफों। अब तो आपके साइड में मैंने मोबाइल रख दिया कमेंट पढ़ने के लिए भी, ताकि आप लोग कमेंट पढ़ सको, लेकिन आपको तो पढ़ना ही नहीं है। आपके लिए कितना भी कुछ करे आपको तो ये लगेगा सर ये तो क्लास चल रही है, वो सर रिकॉर्डेड चल रही है। बेवकूफों, रिकॉर्डेड चल रही है बड़ी। हाँ, स्पीड ज्यादा है, ऐसा आपको लग रहा है आज स्पीड ज्यादा है, क्योंकि आप लोग से मेरी बात नहीं हो पा रही इसलिए आपको स्पीड ज्यादा लगी। अब देखो वापस समझो, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबल। वापस समझ लो एक बार, मैं नहीं चाहता कि कोई भी हो ऐसा जिसको ये वर्ड समझ में नहीं आए। ऐसा पीरियड, ए टाइम इंटरवल in which disease transmitted to other। एक टाइम इंटरवल है, पीरियड का मतलब एक टाइम इंटरवल है, गैप है बेवकूफों, गैप, पूरा का पूरा टाइम है। मान लो पहला सिम्टम्स, ये पहला सिम्टम्स 15 जनवरी को आता है मम्स का, मान लो स्वेलिंग 15 जनवरी को आई है, तो इसका पीरियड स्टार्ट हो जाता है कितना दिन पहले? अब इधर आओ वापस देखो, आपको कितना ही समझाऊंगा ना, आपको तो बिल्कुल ऐसे ही रहना है। सिम्टम्स आने के 4 से 6 दिन पहले, तो 15 से 5 या 4 से 6 दिन पहले कर लूं, लगभग 10 से 11 जनवरी। कितने दिन बाद? एक वीक बाद। 15 से एक वीक बाद 22 जनवरी। इस 10 जनवरी से इस 22 जनवरी तक के टाइम को मरीज को आइसोलेट रखना पड़ता है। कम्युनिकेबल पीरियड का मतलब होता है वो पीरियड, अगर उस पीरियड में वो पर्सन किसी से मिलेगा तो वो दूसरों को दे देगा, उसको पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी बोलते हैं। मैं इतनी बार समझा दिया, बेसिक लैंग्वेज है, बेसिक। ऐसा पीरियड जिसमें कोई भी पर्सन डिजीज कम्युनिकेट कर सकता है, ऐसा पीरियड जिसमें कोई भी पर्सन किसी को डिजीज दे सकता है, वो पीरियड मम्स में 5 दिन पहले से 7 दिन बाद। तो कितना हुआ? 10 जनवरी से 22 जनवरी एग्जाम्पल। अब इसमें क्या समझ में नहीं आया आपके? इस वर्ड में क्या समझ में नहीं आया? और इस वर्ड में जिसको समझ में नहीं आया वो प्लीज मोबाइल करे बंद और मस्त रजाई ओढ़ के सो जाए। मैंने बोला सिम्टम्स आने के 4 से 6 दिन पहले हमें पता नहीं रहता, इसीलिए मीजल्स में भी मैंने बनाया सेकेंडरी अटैक रेट 80% होती है, चिकन पॉक्स में बताया 90% होती है, मम्स में बताया 86% होती है। ये क्यों होती है?
क्योंकि हमें सिम्टम्स आने पे पता चलता है कि बेबी को मम्स हो गया, मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। उससे 4 दिन पहले वो घूम रहा होता है बाहर, वो दे देता है सबको। इसको ही तो बोलते हैं पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। वो पीरियड जिसमें कोई भी पर्सन किसी दूसरे को बीमारी दे देता है, उस पीरियड को, उस टाइम को पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी बोलते हैं। और जब वो मैक्सिमम पीक पे रहता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम इन्फेक्टिव पीरियड। अब ये पूरा दिन है 10 जनवरी से 22 जनवरी तो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी हो गया, लेकिन ये सारे ही दिन 10 जनवरी को उतनी रेट से इन्फेक्शन फैलाएगा नहीं, कभी ज्यादा फैलाएगा कभी कम फैलाएगा। बॉडी में भी तो सीरम लेवल में इन्फेक्शन होता है, कभी ज्यादा कभी कम। जिस दिन सबसे ज्यादा फैलाएगा उसको बोल देंगे मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी पीरियड। अरे 1-2 दिन तो ऐसा होगा जिस दिन पीक पे रहेगा। समझ में आई ये बात? इसमें क्या समझ में नहीं आया था आपके? इसमें क्या समझ में नहीं आया था, चलो बताओ आप। इसमें याद रखना सवाल आएगा, पहले बता देता हूं। ये मेल की प्रॉब्लम है, ये फीमेल की। और ये भी सुन लो, ये एडोलेसेंट की है। बच्चों का पूछ लिया फिर गलत जवाब दोगे आप। चाइल्ड में ये नहीं होता, ये एडोलेसेंट और प्यूबर्टी की प्रॉब्लम है। इन्फेंट और चाइल्ड का पूछे तो ये आंसर करना है। एसेप्टिक का मतलब होता है वायरल, एसेप्टिक का मतलब होता है वायरल। फिर गलत जवाब दोगे आप। प्रिवेंशन के लिए एयरबोन लेना है, पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग तक बेड साइड रखना है मरीज को, टाइट अंडरगारमेंट पहनने हैं क्योंकि ऑर्काइटिस होता है। ऑर्काइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस, और इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस के अंदर रिस्क रहती है और ज्यादा स्वेलिंग बढ़ने की। तो स्वेलिंग बढ़ाओ मत, क्या करो, टाइट सपोर्ट दे दो। वैक्सीन आती है इसकी 0.5 ml देनी होती है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में बाद में नहीं होती है। 0.5 ml IM 1 साल की एज के बाद, फिर एक सेकंड वैक्सीन 0.5 ml IM 4 से 6 साल की एज में। ये ज्यादा वैक्सीन को याद नहीं रखना, लेकिन ये याद रखना। ये जैसे मैंने रूबेला पढ़ाया था तो उसमें एक बोला था कि इसमें RA27/3 वैक्सीन स्ट्रेन होता है। तो इसमें याद रखना आपको, मम्स की वैक्सीन जेरिनलिन स्ट्रेन होती है, RIT होती है। दो प्रकार के स्ट्रेस से बनी होती है, दो प्रकार के स्ट्रेन से बनी होती है। एक होती है जेरिनलिन और एक होती है RIT। दोनों याद रखना है। कोई बात नहीं राधिका, डोंट माइंड, डोंट माइंड, है ना, मस्त रहो आप। मैं तो बोल देता हूँ कुछ भी, है ना, माइंड करना ही मत। आगे बढ़े, चलो। ये वैक्सीन समझ, ये बस ये याद रखना, ये याद चाहे मत रखना बट ये याद रहना चाहिए। स्ट्रेन तो याद रहना ही चाहिए, कौन कौन सी वैक्सीन से क्या बनता है। चलो आगे बढ़े। अब नेक्स्ट, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। कौन सी बीमारी? इन्फ्लुएंजा। लिखो आप, ये इन्फ्लुएंजा इतना लिख लो, तब तक 1 मिनट में आया मैं। ये फटाफट लिखो, है ना। जी हाँ, लिख लिया सबने? हाँ, एक देखो इधर ध्यान दो अभी। एक होता है इन्फ्लुएंजा,
और एक होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। दोनों अलग अलग है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है, दोनों एकदम अलग है। क्या है? दोनों अलग है। देखो क्या क्या बोल रहे बेवकूफ। इन्फ्लुएंजा एक वायरस है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक बैक्टीरिया है। तो मैं आपको बैक्टीरिया वाली चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं इन्फ्लुएंजा, ओनली वायरस। पहले अपन वायरल डिजीज पढ़ लेते हैं, फिर बैक्टीरिया वाली पढ़ेंगे। कौन सी? इन्फ्लुएंजा। अब देखो इधर आओ, HB हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा अलग है। जो आप हिब वैक्सीन नाम सुना, हिब, वो बैक्टीरिया के लिए प्रिवेंट करते हैं, वो वायरल डिजीज नहीं है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरियल डिजीज, वो अलग है। इधर, अब इधर ध्यान दो प्लीज। इधर ध्यान दो, है ना, सुनो। इन्फ्लुएंजा एक वायरस है, 3 प्रकार का होता है। इसमें 2 टाइप के एंटीजन पाए जाते हैं, एक होता है हीमोग्लूटिनिन, एक होता है न्यूराएमाइनिडेज। अब बहुत सारे एंटीजन होते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंजा होते हैं। हम पढ़ेंगे बेसिक स्वाइन फ्लू। हम कौन सा फ्लू पढ़ेंगे? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के अंदर भी 2 एंटीजन होते हैं, एक होता है H, एक होता है N। H के ऊपर 1 होता है, N के ऊपर 1 होता है, तो स्वाइन फ्लू को बोलते हैं H1N1। और H के ऊपर अगर 5 हो और N के ऊपर 1 हो, इसको बोलते हैं बर्ड फ्लू। कौन सा फ्लू बोलते हैं? बर्ड फ्लू। H5N1 को एवियन फ्लू बोलते हैं। एवियन फ्लू का मतलब होता है बर्ड फ्लू। एवियन फ्लू का मतलब क्या होता है? बर्ड फ्लू। अब इधर ध्यान दोगे आप सभी, 1 मिनट में सभी ध्यान दोगे। इन्फ्लुएंजा एक वायरस है जो 3 प्रकार का होता है। अपन लोग पढ़ेंगे मोस्ट कॉमन वायरस के बारे में, टाइप ए के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ए के बारे में पढ़ते हैं। टाइप ए में 2 एंटीजन होते हैं, एक होता है एंटीजन H, एक होता है एंटीजन N, इसीलिए हम H और N बोलते हैं। अब H1 और N1 को बोलते हैं स्वाइन फ्लू। अब H5 और N1 को बोलेंगे बर्ड फ्लू, एवियन फ्लू। तो H और N क्या है? 2 एंटीजन है, एक का नाम है हीमाग्लूटिनिन, एक का न्यूरामाइनिडेज। अगर H1N1 होगा तो उसका नाम होगा स्वाइन फ्लू। H के ऊपर 5 के पावर पाई जाएगी तो हो जाएगा ये हांगकांग से बना, जिसका नाम है बर्ड फ्लू, एवियन फ्लू। जो स्वाइन फ्लू होता है वो ह्यूमन बींग में मोस्टली अफेक्ट करता है। याद रहेगा क्या? ठीक है, अच्छा समझ में आया आपको? आगे बढ़े? इतना समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अपन, अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं जी। इंक्यूबेशन पीरियड 1 दिन से 3 दिन, दिन से ज्यादा आवर्स, 18 आवर्स टू 72 आवर्स। अब एक बात सर, इसका याद कैसे रहे इतना? मान लो आपके किसी फ्रेंड को जुकाम हो रखा है, कॉमन कोल्ड हो रखा है, तो आपको होने में कितना टाइम लगेगा? 1 दिन में आपको हो जाता है। ऐसा नहीं है आपको 15 दिन लगते हैं, नहीं। ऐसा कभी देखा आपने कि आपको जुकाम हो रखा है, आप किसी के सामने जाके जोर से स्नीज करो, कफ करो, टॉक करो उसके सामने, और उसके वाले उसको 10 दिन बाद हो? ऐसा नहीं होता। सामने वाले को 1-2 दिन में ही हो जाता है। सामने वाले को 1 दिन में ही हो जाता है, 1 या 2 दिन में ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड वेरी शॉर्ट होता है, 18 घंटे से 72 घंटे, 1 दिन से 3 दिन। अगर दिन में पूछे तो आप बोलोगे 1 से 3, अदरवाइज 18 घंटे से 72 घंटे। ये याद रहेगा आपको? जी सर। अब कुछ कुछ लोग सोच रहे होंगे सर गुस्सा करते हैं, मुझे हो रखा है, अभी प्रगति को हो रखा है। कम्युनिकेबल पीरियड 1 से 2 दिन से 1 से 2 दिन। आप सिम्टम आने से 1-2 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है। अरे सिम्टम आएंगे तभी तो आप किसी को कम्युनिकेट कर पाओगे, सिम्टम आने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट। आप किसी के सामने बोलोगे, कफ करोगे, स्नीज करोगे, टॉक करोगे, आप किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आओगे, मुंह से मुंह फालतू की बातें करोगे, तो ये हो सकता है। रूट कौन सा? रेस्पिरेटरी है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी रेट का इन्फेक्शन है। बच्चों में होता है लेकिन अडल्ट में भी हो सकता है। विंटर रेस्पिरेटरी, कोई भी इन्फेक्शन विंटर सीजन में होता है। ये आपने लिख लिया। अब मैं इसके साइन सिम्टम बताता हूँ जो बहुत काम के, बहुत ज्यादा काम के। चलो मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ, साइन सिम्टम के बारे में।
प्रगति के बेबी ने प्रगति को स्वयं वो कर दिया, H1N1 कॉमन कोल्ड कर दिया, देख लो। हो गया, आगे बढ़े। आगे बढ़े क्या? ठीक है। अब साइन सिम्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक होता है शिफ्ट और एक होता है ड्रिफ्ट। सवाल सुनो, पहला सवाल, शिफ्ट एंड ड्रिफ्ट आर रिलेटेड विथ डिजीज, आर रिलेटेड विथ विच डिजीज? आप बोलोगे इन्फ्लुएंजा। क्या बोलोगे? इन्फ्लुएंजा, पहला सवाल। दूसरा, व्हाट इज शिफ्ट? शिफ्ट क्या है? फिर बोलोगे ड्रिफ्ट क्या है? पहले तो ये बताना कौन सी बीमारी से रिलेटेड है। दूसरा, शिफ्ट क्या है और ड्रिफ्ट क्या है। चलो अपन बात करें। ये है, अब मैम का नाम है प्रगति। प्रगति रह रही थी न्यू दिल्ली में। क्या रह रहे थे मैम आप? मैम कहाँ रह रहे थे? न्यू दिल्ली में रह रहे थे। अब न्यू दिल्ली में रहते रहते मैम को पता नहीं क्या हुआ, अचानक, पहले बहुत मन लगा रखा था न्यू दिल्ली में, और अचानक से पता नहीं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, एक दिन दिल में अचानक से ख्याल आया, मुझे आज का आज दिल्ली छोड़ना है। आई वॉन्ट टू लीव दिल्ली, मुझे दिल्ली छोड़ना है। अचानक से मुझे शिफ्ट होना है, कहां पर? मुझे शिफ्ट होना है यूपी। अचानक से, शिफ्ट हमेशा अचानक से होता है। कोई भी वायरस अपनी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी को तुरंत अचानक चेंज कर लेता है, उसको शिफ्ट बोला जाता है। शिफ्ट का मतलब होता है सडन, और सडन पूरे में चेंज करेगा तो वो बीमारी पेंडेमिक बन जाएगी। सडन का मतलब पूरी कंट्री में, पूरे होल वर्ल्ड में फैल जाएगी। एस का मतलब होता है सडन, एस का मतलब होता है शिफ्ट। कोई भी एंटीजन अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी को वायरस के साथ मिलकर तुरंत चेंज कर लेता है, पूरी जगह में फैल जाता है, उसको हम शिफ्ट बोलेंगे। ड्रिफ्ट का मतलब होता है धीरे धीरे, हौले हौले से हवा लगती है, धीरे धीरे, आज इधर है, कल दिल्ली में जाएगा, परसों मुंबई में जाएगा, फिर एक दिन यूपी में जाएगा, फिर बिहार में जाएगा, अलग अलग जगह पे जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? एपिडेमिक बोलेंगे। धीरे धीरे कोई डिजीज फैलती है, उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट। दोनों किससे रिलेटेड है? दोनों इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड है। आप किसी और के साथ कोरिलेट मत कर देना। सडन चेंज शिफ्ट, धीरे धीरे ड्रिफ्ट, दोनों याद रहेगा। अब नेक्स्ट बात बताऊं आपको, दोनों याद रह गया। धीरे धीरे होगा तो एपिडेमिक, अचानक से हो गया तो देखो, अचानक से कोविड फैला, क्या बोल दिया सर? कोविड पेंडेमिक हो गया, कोविड पेंडेमिक हो गया, कोविड पेंडेमिक हो गया। धीरे धीरे फैला तो कोविड एपिडेमिक होगा। आज इधर जा रहा है, कल उधर जाएगा, परसों उधर जाएगा, फिर उधर जाएगा, ऐसे फैलता रहेगा, बेवकूफ कहीं का। ये कोविड भी बहुत खतरनाक चीज था, ऐसे फैल रहा था। अब आए साइन सिम्टम। इन्फ्लुएंजा के साइन सिम्टम कुछ भी याद नहीं रखने, एक भी साइन सिम्टम याद नहीं रखना। फीवर सबको पता है, मैलेज पता है, जनरलाइज वीकनेस पूरी बॉडी में एक जैसी, कफ आएगा, स्नीजिंग आएगा, सॉर थ्रोट आएगा। सीवियर केस में क्या होगा? रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी, टेकिकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, सांस में तकलीफ होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। ये इन्फ्लुएंजा के साइन है, याद नहीं। आपने शिफ्ट और ड्रिफ्ट याद रखना। ये याद क्यों रखोगे? आप नर्सिंग करके आए लोग हो, ऐसी चीजें याद रखोगे क्या? इतने समझदार लोग हो, ऐसे याद रखोगे? कुछ मत याद रखना। इसकी ड्रग है, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो याद रखनी है। चलो जल्दी करो फिर, फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ, रेस्पिरेटरी डिजीज में कोविड भी आता है, मैं उसको भी पढ़ाऊंगा। बिल्कुल मिस्टर जितेंद्र देवांगन सर, बिल्कुल पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी, बिंदास रहें। कोविड भी पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, कोविड भी।
कैसे बदमाश बच्चे, कुछ भी बोलते रहते, कुछ भी। आगे बढ़े। हो गया, हो गया। अब लिखो इधर, अब इसकी वैक्सीन आती है जी। प्रिवेंशन कैसे करना, N95 मास्क लगाना। ये 3 लेयर मास्क से काम नहीं, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी। टीबी में भी यही लगाते हैं। वैक्सीन सुनो, अगर कोई 3 साल से छोटा बच्चा है तो उसको 0.25 ml एक साथ समझ लो। अगर कोई 3 साल से बड़ा है उसको 0.5 ml, बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं। लाइव भी आती है, किल्ड भी आती है। ये है किल्ड वैक्सीन। सवाल क्या आएगा मैं पहले ही बता देता हूं। किल्ड वैक्सीन इंजेक्टेबल होती है, लाइव वैक्सीन इंजेक्टेबल नहीं होती। इन्फ्लुएंजा की, इन्फ्लुएंजा की लाइव वैक्सीन इंट्रानेजल लगेगी। सवाल आएगा, जैसे आपको पूछते हैं कि रोटा वायरस का रूट बताओ, आप बोलते हो ओरल। रोटा वायरस की वैक्सीन जो डायरिया से प्रिवेंट करती है वो ओरल जाती है, सिरप 5 ड्रॉप। तो इंट्रानेजल इन्फ्लुएंजा की जो लाइव वैक्सीन है वो नाक से दी जाती है, लेकिन जो किल्ड वैक्सीन होती है वो इंजेक्टेबल दी जाती है। तो चलो अपन बात करते हैं। इनएक्टिवेटेड का मतलब होता है किल्ड। अगर बच्चा 3 साल से छोटा है तो 0.25 ml, अगर बच्चा 3 साल से बड़ा है तो 0.5 ml। इसकी 2 डोज होती है, एक होती है 304 वीक में पहली, उसके बाद में 4 वीक बाद दूसरी। 0.5 ml 3 साल से बड़े बच्चों के लिए। रूट सबक्यूटेनियस, 70 से 90% एफिकेसी होती है। और कभी कभी इस वैक्सीन जीबीएस कर देती है। व्हाट इज जीबीएस, गुलेनबरी सिंड्रोम। गुलेनबरी सिंड्रोम क्या होता है, इतना लिखो फिर मैं समझाता हूं। व्हाट इज गुलेनबरी सिंड्रोम, जल्दी। बदमाश, लिखो जल्दी। इतनी लाइनें लिखी, इनमें से आपको काम की लाइन छांटनी है। आप अकल के अंधे हो रखे हो। किल्ड वैक्सीन, ये और ये सेम ही बात है। यहां मैंने लिखा सबक्यूटेनियस, तो ये पढ़ा सबक्यूटेनियस। यहां लिखा 3 साल से छोटे बच्चों को 0.25, ये पढ़ा 0.5 ml फॉर मोर देन 3 ईयर। इसका मतलब 3 से छोटे बच्चों को 0.25 ml 70 से 90% प्रोटेक्ट कर देती है स्वाइन फ्लू से, H1N1 से। 4 वीक का गैप रखना है। और इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट है जीबीएस। क्या है, गुलेनबरी सिंड्रोम, दैट्स कॉल्ड असेंडिंग पैरालिसिस। क्या होता है, सुनना एक बात, पेरिफेरल नर्व का डिसऑर्डर, पेरिफेरल नर्व पैरालिसिस। क्या होता है, पेरिफेरल नर्व। कैसे, असेंडिंग का मतलब होता है नीचे से, पैरों से ऊपर जाने वाला एसेंड। एसेंड का मतलब है ऊपर चढ़ना। पेरीफेरी से स्टार्ट होगा, ब्रेन की ओर जाएगा, बीच में डायफ्राम आ जाएगा। और जिस दिन डायफ्राम डैमेज होगा उस दिन पेशेंट की डेथ हो जाएगी। रिस्क रहेगा, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं। एसेंडिंग पैरालिसिस जीबीएस को बोलते हैं, जो इसका साइड इफेक्ट है। लो साइड प्लीज, साइड प्लीज, आ रहे हैं।
चलो नेक्स्ट, ये समझ आ गया। अब देखो ये सवाल लिखो, आगे लिख दो एम्स एंड CHO। लाइव इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का रूट बताओ। आप बोलोगे इंट्रानेजल, एक बार देते हैं 2 साल से लेकर 49 साल की एज तक। एंटीवायरल, स्वाइन फ्लू की ड्रग ऑफ चॉइस बताओ। ओसेल्टामिविर, जिसको टेमी फ्लू बोलते हैं, ओरली कैप्सूल दिया जाता है और बच्चों में सिरप दी जाती है। बच्चों में सिरप दी जाती है, एडल्ट में कैप्सूल दिया जाता है। एंटीवायरल। सवाल सुनो, इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए 2 प्रकार की वैक्सीन आती है। एक का नाम होता है किल्ड, जो 3 साल से छोटे बच्चों में 0.25 ml, 3 से बड़े बच्चों में 0.5 ml सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। लाइव वैक्सीन आती है, वो होती है इंट्रानेजल, जैसे नेजल ड्रॉप डालते वैसे लाइव इंट्रानेजल। सुन लो रे, सुन लो। रोटा वायरस की ओरल आती है, OPV ओरल आती है, विटामिन ए ओरल आती है, और ये इंट्रानेजल आती है। याद रखना। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट टेमी फ्लू मिलता है। कौन सा फ्लू? टेमी फ्लू। याद रखना, ड्रग ऑफ चॉइस। टेमी फ्लू क्या है? स्वाइन फ्लू की ड्रग ऑफ चॉइस है। इन्फेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, बट क्या करें, तो और ऑप्शन नहीं है। इन्फेंट में हो सके तो अवॉइड करना, लेकिन हो गया तो देना पड़ेगा। तो चलो देते हैं 0 से 1 मंथ ये डोज। अब देखो सर कैसे याद करें इसको। 0 से 1 मंथ 2 mg पर kg। देखो इसमें एक चीज तो फिक्स बताऊं आपको, मैं सिंपल भाषा में समझाऊं। कोई भी, चाहे बच्चा 1 महीने का है, चाहे वो 60 साल का है, चाहे वो 10 दिन का है, चाहे वो 50 साल का है, दिन में 2 बार जाएगी और 5 दिन जाएगी। देखो सब जगह BD लिखा हुआ है। मतलब क्या है? BD 2 बार और 5 दिन, ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा, इसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा। अब चेंजेज किस में आएगा? अगर 1 महीने तक का है 2 mg पर kg, 1 से 3 मंथ का है 2.5 mg पर kg, 3 से 12 महीने का है 3 mg पर kg। अब बात करो 12 महीने का बच्चे का वजन लगभग 8-9 किलो होता है, इसमें बोल दिया जो 15 किलो से कम है उसको 30 mg पर kg, लेकिन 12 महीने से ज्यादा है। जो 15 किलो से 23 किलो के बीच में है उसको 45 mg। उस हिसाब से इसमें पर केजी नहीं है ना, 45 mg पर 45 mg BD, इसमें केजी हटा देना, फिर केजी सिर्फ यहीं पर था। अब आएगा वेट, 24 से 40 kg का है उसको 60 mg BD, जो वेट मोर देन 40 kg है उसको 75 mg। तो यहां पर तो आएगा आपको, यहां तक तो केजी है, फिर यहां से केजी हट गया। यहाँ केजी क्यों हट गया? 30 mg BD देंगे जो 15 किलो से छोटा है। 15 से 23 45 mg, 24 से 40 60 mg, और वेट अब अडल्ट की याद रखना। आपको क्या याद रखना? ओनली अडल्ट, ओनली अडल्ट याद रखना। 75 mg BD इनटू 5 डेज, ये तो याद रखना ही रखना है। अडल्ट का मतलब जिसका वजन इसमें 40 से ज्यादा दिया गया है। थोड़ा सा नीचे जाओ 15 कम करो, थोड़ा सा नीचे जाओ और 15 कम करो, थोड़ा सा नीचे जाओ यहाँ 15 कम कर दो, यहाँ पे केजी चलेगा। जब बच्चा 12 महीने से ऊपर आ जाएगा तो सीधा 35 mg, 45 mg, 60 mg, 75 mg अडल्ट याद करना, फिर 24 से 40 याद करना, 15 से 23 याद करना, फिर 0 से 12 महीने याद करना। सिंपल याद कौन सा करना? 75 mg BD कैप्सूल 5 डे, ये तो याद होना ही चाहिए। ड्रग का नाम होना चाहिए, वैक्सीन का नाम याद होना चाहिए। सर इसको याद करने में दिक्कत हो रही, कुछ भी याद नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 0 से 1 महीने 2 mg पर kg, 1 से 3 महीने 2.5 mg पर kg, 3 से 12 महीने 3 mg पर kg हो गया। फिर 15 से छोटा है ये कर लो 30, 15 से 23 है 45, फिर 60 और फिर 75 kg हटा दो, सीधा बोल दो डायरेक्ट, याद हो जाएगा। 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा तुरंत। मैं बोल के देखता हूँ, आप भी देखो। ओसेल्टामिविर ड्रग ऑफ चॉइस है ना।
टेमीफ्लू जिसको बोलते हैं। बच्चा है तो सिरप देंगे, बड़ा है तो कैप्सूल देंगे। ये भी समझ आ गया। सिरप में क्या आती है? ओसेल्टामिविर टेमीफ्लू नाम से आती है, गवर्नमेंट में फ्री मिलती थी बीच में। 0 से 1 महीने का है, 2 mg पर kg। बीडी इंटू 5 डेज सब में है तो याद मत करो, बीडी 5 डेज सब में है। 1 से 3 महीना 2.5, 3 से 12 महीने 3 mg, 15 से छोटा है 30, 24 से 40 है, 15 से 23 है 45, फिर 60, फिर 75। याद हो गया? हो गया ना सबको? प्रगति, वेरी गुड, सबको हो गया। यहां से केजी हटा देना बस, यहाँ केजी यहां तक ही रहेगा, यहाँ तो सीधी डोज है। सही बात समझ में आ गया सर? ये क्लियर हो गया। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? रेस सिंड्रोम, क्योंकि इन्फ्लुएंजा क्या है? वायरल बीमारी है, और वायरल में गलती से आपने एस्प्रिन दे दिया तो फैटी लीवर विद इंसेफेलाइटिस हो सकता है, और कभी निमोनिया हो सकता है। WHO ने H1N1 स्वाइन फ्लू को एक पेंडेमिक घोषित किया था, जैसे अपने कोविड को किया था ना, वैसे ही 2009 में। तो 11 जून 2009 को WHO ने इन्फ्लुएंजा को पेंडेमिक घोषित किया था। अब नेक्स्ट बीमारी है वुपिंग कफ। कौन सी बीमारी है वुपिंग कफ? पर्टूसिस में आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आप पर्टूसिस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पर्टूसिस के बारे में पढ़ेंगे। नहीं, बच्चे को कभी भी, नीतू प्रजापति सुनो एक बार, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। बच्चे को टैबलेट नहीं देंगे, सिरप देंगे। सिरप आती है, बच्चे को सिरप ही दिया जाएगा। अब सुनो, हाँ, कोविड में क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि क्या पता H1N1 तो नहीं है। 0 से 1 मंथ 2 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट, 1 to 3 2.5, धीरे धीरे बढ़ाओ, 3 से 12 3 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट, फिर 15 से कम 30, 15 से 23 45, 23 से 40 60, 40 से ज्यादा 75। हो गया क्लियर? नेक्स्ट बीमारी का नाम है पर्टूसिस। क्या नाम है? अब देखो, इसको ही वुपिंग कफ बोलते हैं, इसको 100 डे कफ बोलते हैं, इसको कुत्ता खांसी बोलते हैं। कौन सी खांसी बोलते हैं इसको? कुत्ता खांसी। मतलब एक बार किसी कुत्ते को खांसी आना शुरू हो जाए, 100 साल तक, 100 दिन तक, सॉरी 100 साल नहीं, 100 दिन तक आती रहती है खांसी। तो इसको हम कल पढ़ेंगे। ये वायरल बीमारी नहीं है, ये बैक्टीरियल बीमारी है। कौन सी बीमारी है? ये बैक्टीरियल बीमारी है, वायरल नहीं है। इसके बैक्टीरिया का नाम है बॉर्डेटेला। क्या नाम बोलोगे? बॉर्डेट। पर्टूसिस याद नहीं रखना, क्योंकि पर्टूसिस तो बीमारी का नाम है, वैसे ही याद हो जाएगा हमें। पर्टूसिस नहीं याद रखना, हमें क्या याद रखना है? बॉर्डेटेला बैक्टीरिया। इसमें 100 डे कप होता है, और इतना कंटिन्यू कप होता है, इतना कंटिन्यू कप होता है, मरीज सांस ही नहीं ले पाता, और मरीज को साइनोसिस हाइपोक्सिया हो जाता है, और एक वूप साउंड आती है, उसको बोलते हैं, इसलिए वूपिंग कप नाम दे दिया। 100 डे बार्किंग कप, 100 डे कप, बैक्टीरियल डिजीज कल पढ़ेंगे अपन।